हाँ जी, सभी को नमस्कार। करियर मेरी उपयोगिता, तो आपने कुछ सोचा होगा। बोलिए, मेरा करियर मेरी उपयोगिता, दोनों में क्या अंतर है? उपयोगिता का अर्थ है प्रोडक्टिविटी और हमारे लिए उसकी उपयोगिता, आ, न कि हमारी उसके लिए उपयोगिता। उपयोगिता वहाँ उल्टा मतलब हो रहा जिंदा है। रहने के जी लिए। हाँ। तो अब कितनी ही बात करें, जिंदा रहने के धरातल पर सारी सॉफ्ट स्किल, सारे इस तरह के प्रोग्राम कुल मिला के इसलिए होते हैं भी कॉरपोरेट ये सब प्रोग्राम क्यों कराते हैं सॉफ्ट स्किल वाले? क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ को टेंशन नहीं रहे, वो कंपनी छोड़ के नहीं भागें और जम के काम करें। अंतिम उद्देश्य जम के काम कराना ही है, और अंतिम उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है ना। तो किसी चीज़ का हम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, और क्यों करवा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। बोलने वालों का पैसा खींच दो, उसके बाद देखो कितने स्पीकर बचेंगे। जितने भी स्पीकर ये बोल रहे हैं इनको पैसा मत दो, उसके बाद कितने स्पीकर बचेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो बोलने वाला भी पैसा मिलता है इसलिए बोल रहा है, सुनने वाले को भी पैसा मिलता है इसलिए सुन रहा है। कंपनी उसको स्पॉन्सर कर रही है, कोई गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर कर रही है, तो सुनने वाले को भी पैसा मिलता है, सुनाने वाले को भी पैसा मिलता है। दोनों का पैसा हटा दो, फिर देखो क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाबाओं का भी यही हाल है, सभी के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन पैसा हटा दो, उसके बाद एक्चुअल स्थिति पता चल जाएगी। तो उपयोगिता आएगी कैसे भैया? हाँ, उपयोगिता कैसे आएगी वो तो अभी समझेंगे, पर कैसे नहीं आ रही है वो पहले ध्यान में आ जाए, है ना। देखो, ये कार्यक्रम ऐसा है जिसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। हर व्यक्ति अपना जेब से खर्चा करके, अपना समय निकाल के, अपनी स्वेच्छा से यहाँ तक पहुँचता है। कराने वाला, करने वाला, आयोजन करने वाला, इसमें जो भी बुक्स उपलब्ध हैं उनको सेल करने वाला, किसी भी चीज़ पे एक पैसा कहीं भी किसी के लिए प्रॉफिट नहीं है। चाहे कोई बुक्स की व्यवस्था में लगा है, चाहे कोई शिविर की व्यवस्था में लगा है, चाहे कोई अध्ययन करी व्यवस्था में लगा है, चाहे विद्यालय इस रोशनी में जो चला रहे हैं, वो सभी जगह सभी लोग अपना तन मन धन इसलिए लगाए हुए हैं कि ऐसा तन मन धन लगाने से उनकी ज़िंदगी में एनलाइटनमेंट आएगा, या उनकी ज़िंदगी में भाव और विचार की क्वालिटी बेहतर होगी। सूत्र है, संतोष है तो प्रतिफल नहीं, प्रतिफल है तो संतोष नहीं। जब हम कोई चीज़ के एवज में पैसा लेते हैं तो वही उसका प्रतिफल है, और जब किसी चीज़ में हम पैसे का लेन देन नहीं करते हैं और फिर भी उसको करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी खुशी से करते हैं, खुशी के लिए करते हैं। और जब खुशी से करते हैं और खुशी के लिए करते हैं, वो ज़िंदगी में भाव और विचार में कोई वैल्यू एडिशन करता है, जागृति के अर्थ में करते हैं। बढ़िया, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि बेसिकली अभी जिसको हम कैरियर कह रहे हैं, कैरियर, मेरा कैरियर मेरी उपयोगिता, दोनों में क्या फ़र्क है? जब मेरी उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो उसमें कैरियर शामिल है कि नहीं शामिल है? जब मेरी उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो उसमें मेरी इंजीनियरिंग, मेरा स्किल शामिल है कि नहीं शामिल है? शामिल ही है, हैं? तात्पर्य वही था भैया कि उपयोगिता में करियर भी शामिल है। उपयोगिता में कैरियर शामिल है, पर कैरियर में उपयोगिता हाँ, शामिल नहीं हाँ, है। कैरियर तो रोटी का जुगाड़ है। सही बात है ना। तो कैरियर रोटी का जुगाड़ है, और कैरियर में दूसरे को नुकसान पहुंचा के, दूसरे को पीछे करके मैं आगे निकल जाऊं। और जीने के अर्थ में उपयोगिता के हिसाब से करियर को ढाल सके और उसको कर हाँ, सके, जीने के अर्थ में, जीने के अर्थ में फिर वो उपयोगिता ही हो गया। वो उसमें गुरु मूल्य में लघु मूल्य समा जाता है। तो मेरी इंजीनियरिंग उसमें काम आएगी ही, इंजीनियरिंग मेरी बेकार जाएगी, मेरा कोई स्किल बेकार जाएगा ऐसा नहीं कहा जा रहा है। स्किल कोई ख़राब चीज़ है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन दृष्टि क्या है? जब कैरियर की बात कर रहे हैं तो केवल एक ही चीज़ पे ध्यान है, पैकेज। हेलो, नमस्ते भैया जी। जैसे मैं अभी ये समझ पा रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि कंपनी में लोग काम करते हैं और उनके मानस का संतुलन करने के लिए फैक्ट्री वाले अलग से प्रोग्राम मैनेज करते हैं। हाँ, ये सॉफ्ट स्किल वगैरह करते हैं जी। मैं एक सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाता हूँ, और ये हम सबको मालूम है कि सबको
काम करें कम करें या ना करें, काम चोरी करें या ज़्यादा काम करें, सैलरी बराबर मिलती है। और सरकारी सिस्टम में ऐसा कोई अभी तक मैकेनिज़्म डेवलप नहीं कर पाए हैं कि आपका यदि अतिरिक्त कुछ काम है, अतिरिक्त रुझान है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं तो आपको अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ और लगातार कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करता हूँ, कहीं से अपनी योग्यता को बढ़ा करके बच्चों के सामने पेश होने की कोशिश करता हूँ, या अपना अधिकतम देने का प्रयास करता हूँ जिसका सैलरी से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे अधिकांश अध्यापकों को ये ख्याल रहता है कि कितना इंक्रीमेंट लगना है, कितना बेसिक है, और मुझे मेरा बेसिक याद नहीं है फ्रैंकली सेइंग। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि, मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि जो मेरा करियर है उसमें मेरी कहीं उपयोगिता भी है, तो क्या मैं ठीक हूँ? हाँ, तो एक व्यक्तिगत आपका अपना संस्कार है, उस संस्कार के चलते आप कुछ जितना है उससे बेहतर सोचना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अपनी उपयोगिता की तलाश है। अब उपयोगिता, क्योंकि मेरी उपयोगिता मेरी तृप्ति के लिए मेरी ज़रूरत है ना, इसका सरकार से कोई लेन देन नहीं है, सैलरी से कोई लेन देन नहीं है। तो जब भी किसी व्यक्ति में अपनी कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो वो कुछ ढूंढेगा, और ढूंढने से जो मिलता है उसको ऐसा लेके चलेगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम अपनी उपयोगिता की तलाश में हैं, लेकिन उपयोगिता पाए हैं कि नहीं पाए हैं ये अलग बात है। हम चाहते हैं, चाहने में दूसरों से बेहतर भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन सही अर्थों में उपयोगिता को पहचान पाए हैं, जो अस्तित्व सहज उपयोगिता है। आपकी दृष्टि में आप उपयोगी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अस्तित्व सहज उपयोगिता है वो निश्चित है। उस अर्थ में अपने आप को फिर देख पाएंगे तो फिर आगे की बात है। तो व्यक्तिगत रूप में आपके लिए भी हट गया भी जो कंडीशन अपन लगाए थे कि बोलने वाले को बोलने का पैसा मिलता है, तो जितना पैसा आपको बोलने का मिलता है उससे ज़्यादा आप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे आगे आप निकल ही गए। वो आपका व्यक्तिगत संस्कार है। शुक्रिया भैया। एक मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे जब हम कोई अतिरिक्त काम करते हैं और उस अतिरिक्त काम को जितना किया है उतने रूप में कहीं वापस दिखाते हैं, जिसमें दिखाने का भाव नहीं है, एक्सपोज करने का भाव नहीं है, शेयर करने का भाव है, तो क्या ये एक अपराध बोध में ले जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आप ही को तय करना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसमें दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा जी, ठीक है आप ही को आंसर देना है अपने आप को कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं जी। इसलिए अध्ययन की जो परिभाषा है, अध्ययन की परिभाषा भी यही है। अब तक हम कह रहे हैं कि कोई दूसरा हमको जज करके बताएगा कि मैं कैसा हूँ, और ये संभव ही नहीं है किसी एक बहुत आगे के लेवल में जाए बिना। तो अध्ययन को परिभाषित कर रहे हैं कि अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसी का नाम अध्ययन है भैया। अनुभव की रोशनी का मतलब है कि ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की रोशनी का मतलब है कि अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है। अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, ये मेरे पास 12-13 बुक्स में पूरा अस्तित्व के बारे में सारी सूचना मेरे पास आ गई, और सारी सूचना लॉजिकली मेरे भीतर मेमोरी में स्थिर हो गई। अब मेरे अंदर टॉर्च लगी गया है। अब लगातार मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो कुछ भी सोचता हूँ, उसमें दोनों गैप मेरे को दिखता है कि रोशनी ये कहती है कि ये ऐसा होगा, मेरी चेतना कहती है कि नहीं अभी तो आ रहा है, खाने दे। पीछे से रोशनी बता रही है कि नहीं ये गैप आ रहा है। तो लगातार मेरे पास वो रोशनी बनी ही रहती है। तो अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो पहला काम है अनुभव की रोशनी पूरी आ जाए। अनुभव की रोशनी का मतलब है 3 शिविर ये शुरू के, जिसमें कि एक बर्ड व्यू पूरा बन जाता है। उसके बाद जिनको लगता है कि पूरी ही रोशनी की ज़रूरत है, तो फिर वो 12 बुक्स का विधिवत अध्ययन की बात हो गई। अब 12 बुक्स के विधिवत अध्ययन से रोशनी हमारे पास पूरी आ गई। अब रोशनी आने के बाद में मैं कितना चलना चाहता हूँ, ये मेरी विल है। तो मेरे पास एड्रेस भी है और मैं पहुँचना भी चाहता हूँ, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एड्रेस है, अभी मेरा मन नहीं है, ये भी एक स्थिति है। मन नहीं है, परिस्थिति नहीं है, फाइनली मन नहीं है। और परिस्थिति मन है और एड्रेस नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा। तो एड्रेस भी हो और मन भी हो, तीव्र इच्छा भी बन जाए कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो गति बनेगी। उसमें भी फिर ये है कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। फिर तीसरा फैक्टर ये आएगा, क्योंकि चलेगा तो आदमी वहीं से जहाँ वो खड़ा होता है। कोई 10 पे खड़ा है तो 11 पे ही जाएगा, कोई पहले से ही 50 पे खड़ा है तो 51 से ही शुरू करेगा,
और कोई पहले से ही 80 पे खड़ा है तो 81 से शुरू करेगा। तो 3 फैक्टर शामिल हो गए। मेरे पास एड्रेस पूरा हो, नंबर 1, मेरी तीव्र इच्छा हो, नंबर 2, अपनी स्थिति का पहचान हो, कहाँ खड़ा हूँ, अपने भीतर पता हो कहाँ जाना है, और उस प्रोसेस के बारे पता हो, तो यात्रा शुरू होती है। देखिए, फिर से कहना चाहता हूँ, 2 वक्त की रोटी के लिए 25 साल मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद सारी ज़िंदगी रोज़ 9 से 5 काम करते हैं तो घर चलता है। सारी ज़िंदगी जब से होश संभाला, क्लास 1 से लेके शुरू हो गए और अंतिम सांस तक रोज़ 6 से 8 घंटे काम किया, तो घर चला, तो खाने पीने का जुगाड़ हुआ। और हम सोच रहे हैं कि मैं हमेशा खुश रह जाऊं, है ना, ये कभी कभी शिविरों में जाने से हो जाएगा या कभी भी आधा घंटा ध्यान में बैठने से हो जाएगा। इसमें से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी कोई अपेक्षा ना करें जो अपनी सीमाओं को पार कर रही है या जो अति अपेक्षा के स्वरूप में आ जाती है। तो अभी हम सोचें कि भौतिक आवश्यकताएं आज करेंगे, थोड़ा सा उसको तब बात करेंगे उस पर। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में जिन खुशियों की तलाश, हमारी ज़िंदगी में जिन प्रॉब्लम से हम जूझ रहे होते हैं, वो हज़ारों साल की मानव जाति की मानसिकता से आती हैं, है ना। और उन सारी जगह में अपने आप को मैं उनसे मुक्त कर लूँ, इसके लिए भी कोई विधिवत प्रयास होता है। इसके लिए भी कोई, जिस तरह से हमने जिंदा रहने के अर्थ में विधिवत प्रयास किए हैं, इसके लिए भी कोई ऐसा ही विधिवत प्रयास की आवश्यकता होगी। ये दूसरे के आशीर्वाद से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी आशीर्वाद दे ले दूसरा, चलो जी मैंने आपको आशीर्वाद दिया, कोई बहुत ब्रह्म गुरु जी ने दिया कि आज के बाद तुम्हारा भाव और विचार ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसी अस्तित्व में कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसमें ना किसी का आशीर्वाद काम आएगा, इसमें अपना ही पुरुषार्थ काम आएगा। और पुरुषार्थ काम आने के लिए मेरे पास उसका एड्रेस हो, वहाँ जाने की तीव्र इच्छा हो, मेरी वो आवश्यकता बन जाए, और मैं कहाँ खड़ा हूँ इस बात का मूल्यांकन हो सके उस रोशनी में। कहाँ जाना चाहता हूँ, गूगल पूछता है ना भाई, योर लोकेशन योर डेस्टिनेशन। जब गूगल जाने के पहले पूछता है तो ज़िंदगी पूछेगी कि नहीं पूछेगी? तो ज़िंदगी में भी इतना ही है। पहला काम है हमको पता हो कि मैंने अपने आप को बहुत बड़ा माना हुआ है। चेतना के स्तर पे मैं वैसा बड़ा नहीं हूँ, मैंने सांसारिकता में अपने आप को बड़ा माना हुआ है। मैं धन में बड़ा हूँ, पद में बड़ा हूँ। धन और पद में बड़ा होना चेतना के साथ में उसका कोई रिलेशन नहीं है। एक सामान्य आदमी चेतना में बहुत ऊंचा हो सकता है और बहुत बड़े धन और पद के साथ आदमी बहुत खराब स्थितियों में हो सकता है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ से एक नई दुनिया शुरू होती है जब मैं चेतना की दुनिया में प्रवेश करता हूँ, जब मैं अपनी ज़िंदगी में अपने भाव और विचार की दुनिया में स्टेबिलिटी पाना चाहता हूँ। ये भी एक विधिवत रास्ता ही है। नहीं हुआ ना इतने 1000 सालों में, सारा आत्मा परमात्मा करते करते हमको हजारों साल हो गए, कहाँ हुआ, है ना। और ऐसा भी लगता है कि हर एक की आवश्यकता है कि कुछ ही लोगों की आवश्यकता है? सभी की आवश्यकता है। सभी की आवश्यकता है तो कोई विशेष काम है कि ये सबके लिए होने वाला काम है? यदि कुछ ही लोगों की आवश्यकता होती तो हम ये बोल सकते थे भी ये कुछ ही लोगों का काम है। अब तो ये समझ में आ गया कि अपनों के साथ शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जीना, ये तो हर परिवार की ज़रूरत है, हर सामान्य आदमी की ज़रूरत है। इसका मतलब ये सभी के साथ होने वाला काम है। हाँ, इसके लिए जो प्रयास अभी तक हमने किए उससे कोई हमारी पृष्ठभूमि तैयार हुई, कम से कम हमको शब्द पता चल गए, है ना, कम से कम बहुत सारी चीज़ें हमारे ध्यान में आई हैं, लेकिन यात्रा विशेष है। तो मेरा करियर, मेरी उपयोगिता, क्या फ़र्क है दोनों में? क्या फ़र्क है दोनों में? कैरियर मेरे को संकीर्ण करता है कि कैरियर मेरे को विशालता देता है? कैरियर मेरे चित्त को संकीर्ण करता है, मेरी उपयोगिता मुझको विशालता देती है। कैरियर मुझको अहंकार देता है, मेरी उपयोगिता मुझको सरल करती है, क्योंकि मुझको समझ में आता है कि ये दूसरों के सहयोग के बिना हो ही नहीं सकता। तो यदि सारे अंतर को देखने चाहेंगे तो जिंदा रहने और जीने में जितना अंतर है उतना ही अंतर मेरा कैरियर और मेरी उपयोगिता में है। तो
तो ये कैरियर अपने आप में वैसा ही है जैसे अपने लिए गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाना। और भ्रमवश हम सब ने ये काम किया है। कैरियर का मतलब हाथ में कटोरा है, कहाँ से क्या मिलेगा। उपयोगिता का मतलब देने का नाम है, मैं क्या दे सकता हूँ। कैरियर का मतलब मुझको क्या मिलेगा, उपयोगिता का मतलब मैं क्या देने के लायक हूँ। आदमी जब देने के लायक होता है तब अपने आप को बड़ा महसूस करता है, कि जब आदमी कटोरा लिए घूमता है तब बड़ा महसूस करता है। तो चाहे हम पद कितने ही हों, सैलरी हमारी कितनी ही हो, उसमें हमारी सोच बहुत बड़ी नहीं है। और सोच बड़ी होने से कम में आदमी बड़ा नहीं है। हाँ, आदमी अपनी सोच से ही छोटा बड़ा होता है। तो कोई आदमी कितना बड़ा है, उसकी सोच कितनी बड़ी है। सोच कितनी बड़ी है का मतलब है कि अपनेपन का विस्तार कितना है। तो जितना मेरे अपनेपन का विस्तार है उतने के प्रति मैं जिम्मेदारी को स्वीकार लेता हूँ। और मेरे अपनेपन का विस्तार कितना छोटा है, मेरे करियर में कहाँ पहुँच गया मैं, मेरा करियर के नाम पे मेरे अपनेपन का विस्तार कैसा है, वो मेरे तक है। मेरा बैंक बैलेंस, मेरा अभी पति पत्नी में भी सब आ गया ना, वो अकाउंट अलग, पैसा अलग, सब कुछ अलग हो गया है। कहाँ ये एक मन दो शरीर थे, कहाँ हम पूरी दुनिया के साथ एक हो जाना चाहते हैं, कहाँ हम जो अपने से जो हमको बाई बर्थ मिले थे उनके साथ भी अपना नहीं हो सके। बहुत बुरी स्थिति है। ऐसा करके हम कोई सुख पा गए ऐसा नहीं हुआ। अपने अहंकार को लेके घूमते रहो, दूसरों के प्रति गिला शिकवा शिकायत निकालते रहो, पूरी दुनिया खराब है मैं ठीक हूँ। लास्ट में इतना ही निकलता है, पूरी दुनिया खराब है बस मैं ही ठीक हूँ। इससे निकलता तो कुछ नहीं है। ये उल्टा होता है। उल्टा होता है, ऐसा आता है कि मैं पागल हूँ बाकी सब समझदार हैं। ये लास्ट में आता है जब आदमी डिप्रेशन में जाता है। ये उसकी अगले की स्थिति है। पहली स्थिति यही है कि मैं ही ठीक हूँ बाकी सब पागल हैं। एक चीज छोटी सी कहना चाहता हूँ भैया इसमें, कि है ना, ये जो अपने आप को जानना, अपनी उपयोगिता को सिद्ध करना या सिद्ध ना करना, अपनी उपयोगिता को होना, ये एक बहुत साधारण सी नीड है, हमारी बेसिक नीड है। बेसिक नीड है ये हमारी, है ना। लेकिन क्या है, हम लोग इसको महान बना देते हैं ना। हम सोचते हैं हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसको हमको आत्मसात करने की जरूरत है रोजमर्रा की जिंदगी में, हर क्षण में, कि ये जैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे मैं वो है उसी तरह से होना चाहिए इसको। है वैसे ही। अब हमने उसको जिस तरह से हाईलाइट किया है, मतलब जिंदा रहने के धरातल पर फिर वो बड़ा काम करने से ही आपको रिस्पेक्ट, कितना ज़्यादा पैसा आपके पास होगा, कितना टर्नओवर, हमारे मापदंड भी ऐसे है ना। तो जब हमारे मापदंड ही गलत हैं तो जैसा मूल्यांकन का तरीका होगा वैसा आदमी अपनी जीवन शैली बनाएगा। कॉलेज तक जैसा सम्मान का आधार क्या होगा, मार्क्स कितने आए। कॉलेज के बाहर निकल के पैसा कितना आया, मार्क्स कैसे आए उससे कोई मतलब नहीं है। मार्क्स कितने आए इससे मतलब है। सम्मान, पैसा कितना पाया इससे भी कोई मतलब नहीं, कैसे पाया इससे कोई मतलब नहीं है, कितना पाया इससे कोई मतलब है। कंपनी का टर्नओवर कितना है, वो ना को वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियां, वर्ल्ड के टॉप 10, ये जो टॉप 10 की बीमारी है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की बीमारी है, इसने हमको असहज किया है ना। ये क्लासरूम में हम वह फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों कर रहे हैं, ये सब बीमारी है, मानसिक बीमारियां हैं ये, है ना। तो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड करने की ज़रूरत है कि मैथमेटिक्स में किसके 100 आउट ऑफ 100 आए उसको सम्मान किया जाए भी, इसने अपने, तो 100 का सम्मान है उसको सम्मानित किया जाए। या दूसरा एक सम्मान देने का तरीका हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट के प्रति बाकी स्टूडेंट ये कहते हैं कि मेरे आगे बढ़ने में इसका सहयोग मिला है। कितने स्टूडेंट के बारे क्लास के बाकी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि इसकी वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो जिसने जितने ज़्यादा लोगों को सहयोग दिया है वो बड़ा आदमी है। मार्क्स कितने आए हैं ये बड़ा आदमी नहीं है। तो जैसे हम मापदंड बदल देंगे वैसे हमारी पूरी जीवन शैली बदल जाएगी। तो हमारे मूल्यांकन के मापदंड ही गलत हैं, इसलिए हम वहीं पहुंचेंगे, है ना। अभी ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एग्जामिनेशन सिस्टम है। एग्जामिनेशन सिस्टम है, मूल्यांकन कैसे होगा, मार्क्स के आधार पर होगा। मार्क्स कैसे आएंगे, आंसर कितने लेके आओगे। तो कुल मिला के टीचर भी बैक कैलकुलेशन करता है और पिछले 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली आए हैं, चलो भाई उनको तैयार करो। तो जो मूल्यांकन का आधार है, यदि वो मूल्यांकन का आधार गड़बड़ हो गया, यदि मूल्यांकन का आधार हमारी समझ होगी,
मूल्यांकन का आधार हमारी स्किल होगी तो हमारा फिर एजुकेशन का तरीका बदल जाएगा। तो सारा खेल मूल्यांकन के तरीके पे है कि हमारा मूल्यांकन किस आधार पे होता है। तो यदि मानव की उपयोगिता का मूल्यांकन होगा तो वो उपयोगिता के ढंग से सोचेगा। यदि धन और पद के आधार पे सम्मान की बात करेंगे तो धन और पद के ढंग से सोचेगा। जी, अभी आ जाता ना कि सीईओ की सैलरी कितनी, किसका पैकेज कितना, ये सबको पागल किए हुए हैं। वो उतनी सैलरी पाके उसके घर में क्या हाल है कहाँ किसी ने पूछा? इतनी सैलरी पाके उसने सैलरी का क्या किया, उसके घर में क्या हाल है, उसकी ज़िंदगी का क्या हाल है, ऐसा कहाँ कोई पूछ रहा है? तो हमने मापदंड ऐसे दिए हैं जो मापदंड अपने आप में पूरी तरह से गलत हैं। तो सैलरी कितनी है ये मापदंड नहीं है, अल्टीमेटली आप उपयोगी कितना हुए। एक कंपनी देश और समाज के लिए कितना उपयोगी हुई, एक व्यक्ति देश और समाज और परिवार के लिए कितना उपयोगी हुआ। यदि उपयोगिता का मूल्यांकन करेंगे चीज़ें अपने आप सेट राइट होने लगेंगे। जी भैया, इससे एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्या? कि जब आप, जैसे अभी एक सर बता रहे थे कि जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं या अच्छा करते हैं तो रियल में जो बाकी लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि ये ज़्यादा बनता है, ज़्यादा करता है, ये ज़्यादा अकल लगाता है। तो क्या होता है कि जो आपका अपर पर्सन होता है वो आपके हाथों से काम खींच लेता है। हम यहाँ पे भी सेटिस्फाइड होते हैं, कोई बात नहीं, हमें सैलरी मिल रही है, आपकी भी ऐसी कौन सी मजबूरी है वहीं जाके मरने की? आप कुछ और सोच लो। हैं, कोई गुलामी करी है क्या? अपने आप को बेच दिया है क्या? सही बात है। वो सर और क्या? जीविका की वजह से लगे। अरे हाँ, कोई जीविका दिक्कत की नहीं। वजह से शरीर चलाना इतना मुश्किल काम है क्या? बिल्कुल 2 ही रोटी खा के ऐसा कौन सी परेशानी है? ये भी शायद अपने कंफर्ट जोन में है तो लगता है कि वहाँ बस पे तो फिर ठीक झेलो, है और क्या। झेलो। अपने आप को बेच ही दिया है तो फिर गुलाम क्या बात करेगा? गुलाम को स्वतंत्रता की बात करने का अधिकार नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुलाम रहेगा। हमारा पागलपन तो यहाँ तक पहुँच जाता है कि सब लोगों ने सुनी होगी वो महिला की कहानी जो बहुत सुंदर अंगूठी बनाई थी और उसकी किसी ने तारीफ नहीं की, अल्टीमेटली उसको घर में आग लगानी पड़ी, झोंपड़ी में जो है। और जी। उसके बाद लोगों ने देखा जो, बैठिए आप देखिए जो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ, आज थोड़ी और आगे बात करेंगे। एक बार ये क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरी आवश्यकताओं का हाल कैसा है तो मेरा वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने जॉब के नाम पे अपने आप को बेचा नहीं है भाई, मैंने अपने आप को बेच नहीं दिया है। तो हम गुलाम होने के लिए नहीं बने हैं, हम स्वतंत्र होने के लिए बने थे और स्वतंत्रता की कीमत चुकाएंगे, स्वतंत्रता की कीमत चुकाएंगे। जी जी, हाँ जी, बढ़िया, आगे चलें। हाँ हाँ भैया, एक एक्सपीरियंस शेयर करना था अभी। तो जैसे मैं भी कॉरपोरेट में ही काम करता हूँ और तो मेरे साथ में क्या होता है कि जो जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट ले रहा है वो उतना अच्छा कर रहा है। तो मेरे पास मेरा डायरेक्टर आके बोलता है तेरे पास एक प्रोजेक्ट और तेरे को देने जा रहे हैं। तो मैंने मना कर दिया सीधे कि नहीं, मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं उसको अच्छे से कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर मेरे मैनेजर को बोलता है कि भुवन ने मना कर दिया है। तो मेरा मैनेजर आके मुझे बोलता है तेरा अप्रेजल पे इसका क्वेश्चन मार्क लग गया है, तूने डायरेक्टर को सीधा मना कर दिया। तो मैंने रिवर्स कैलकुलेशन किया कि पिछले साल कितना इंक्रीमेंट हुआ था, इस साल कितना होगा, पूरा देखा तो मुझे लगा वो बेनिफिट में ही जा रहा है, क्योंकि मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो मैं ऑलरेडी मैनेज करके इतने में पूरा प्लान कर चुका हूँ साल भर का जितना मिल रहा है। तो अब जो आएगा वो एक्स्ट्रा ही होगा। वही। तो उससे क्या समझ में आया कि अब मैं मानसिक गुलाम नहीं हूँ कि एक और प्रोजेक्ट आ गया रात दिन इसके पीछे लगे रहो। तो वो समझ में भैया आ गया हमको था। 91 में 1800 रुपये मिलते थे, ठीक है, और एक साल बाद वो 2200-3400 कुछ हो गया था। तो तब मेरा ये विचार चलता था कि मेरी कंपनी से, मेरी मेहनत से जो कंपनी कमाती है उसका कंपनी क्या करती है इस पे मेरा अधिकार नहीं है, इसका मतलब मैं गुलाम हूँ। भाई कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसके लिए सारे एम्प्लॉयज़ की सहमति से या उनके साथ उनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि वो भी एक सामाजिक इकाई है। तो यदि वो 8 घंटा आपको ही दे दिया है तो उसकी सामाजिक भागीदारी का क्या होगा? तो जब भी आप सारी बातें सोचोगे तो आपको अपने मानव होने के प्रति एक जो चेतना जगेगी वो चेतना आपको कहीं लेके जाएगी। अभी हम मशीन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कहीं यूज़ हो रहे होते हैं,
ये एक दिन में ठीक नहीं होगा, और ये कोई ऐसा भी चीज़ नहीं है कि हाँ कल से जाके कुछ ठीक कर दिया। अपनी समझ को ठीक करने में हमको कोई समय लगेगा, और अपनी परिस्थितियों में क्या चेंजेस करने हैं, ये कोई ऐसी बात आपको नहीं बताई जा रही है कि यहाँ से घर लौट के आप आधे घंटे अगरबत्ती जलाना और फिर आप कुछ पूजा कर लेना, बाकी गुरुजी देख लेंगे, वो देवी देवता देख लेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए आगे भी नहीं होगा। सच्चाई इस बात की है कि हमको जो कल्पनाशीलता, जो कुछ भी नेचर को देना था, जो कुछ भी कृपा हम पे होनी थी, वो कृपा हम पे हो चुकी है। कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के रूप में हो चुकी है, इतना सुंदर शरीर के रूप में हो चुकी है, इतनी बढ़िया नेचर के रूप में हो चुकी है। अब इस नेचर में मुझको क्या करना है, इस शरीर की ताकत का और इस मानसिक ताकत का क्या करना है, ये मेरे अधिकार की चीज़ है। उसको मैं किस दिशा में प्रयोग करूँगा, ये मेरे अधिकार की चीज़ है, और उस पर मेरी क्लैरिटी होगी तो मैं उपयोग कर पाऊँगा। तो कोई परिस्थितियाँ कभी भी मेरी अपनी ज़िंदगी से जो भी कुछ गुजरा है उसमें मेरी ऐसी मान्यता है कि परिस्थितियाँ कभी बाधा नहीं होती हैं। जब मेरा कॉन्फिडेंस परिस्थितियों से नीचा होता है तो मैं परिस्थितियों को बोल के अपने आप को जस्टिफाई कर लेता हूँ, और जब मेरा कॉन्फिडेंस परिस्थितियों से ऊपर चला जाता है तो मैं अपने चलने के लिए रास्ते निकाल लेता हूँ। है ना? तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं। और जब करने का मन होता है फिर आप कर ही लेते, फिर आप रास्ते निकाल ही लेते हो। तो इसका मतलब है कि अभी हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल या हमारे भीतर की वो तीव्र इच्छा पैदा नहीं हुई है जो अपनी ज़िंदगी की स्वतंत्रता के लिए काम करे। हाँ जी, मेरा करियर मेरी उपयोगिता। वो सोम भाई, ये हर व्यक्ति आज़ादी चाहता है, अपने मन से चलना चाहता है, पत्नी या पति की मन से भी नहीं चलना चाहता है, अपने ही मन से चलना चाहता है ना। हाँ, इस पढ़ाई ने ऐसे मनुष्य की जो आज़ादी चाहता है, ऐसा ब्रेन वॉश किया, ऐसा माइंड का कंडीशनिंग किया कि जो नौकरी वास्तव में गुलामी है, उस नौकरी को बहुत ऊंचा देखता है, प्रायोरिटी में आ जाती है। फैमिली बिजनेस नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट होना है तो नौकरी करनी है। तो ये आज की शिक्षा ने चाहना उसकी स्वतंत्रता की है, पर वो गुलामी वाली नौकरी को बहुत हाँ, बड़ा क्योंकि मानता है। स्वतंत्रता को हम परिभाषित नहीं कर पाए। अभी स्वतंत्रता का इतना ही मतलब है कि एक पत्नी कमाती नहीं थी तो उसको पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था, क्योंकि उसको पता है कि उसके अलावा मेरा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस दुख से बचने के लिए हमने कमाना शुरू किया, लेकिन कमाना शुरू किया तो फाइनली फिर आगे तो हम मन के लेवल पे आज़ाद हो गए। भाई हम लोग पिता मानी वाले मॉडल हैं, पिता की माननी पड़ती थी। हमारे बच्चे मनमानी वाले मॉडल हैं। इसका मतलब है पिता की मानने की बजाय वो अपनी मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन पिता की माने या अपनी माने, यदि दोनों ही नेचुरल नहीं है, अस्तित्व सहज नहीं है, प्रकृति के साथ नहीं जुड़ता है, तो दोनों ही नहीं चलेगा। तो माई लाइफ माई रूल्स नहीं चलेगा, नेचर का ही रूल चलेगा फाइनली। तो वो जो नेचर में रूल है उसको समझने से ये मेरा एक स्टेप आगे चलना सफल हो गया। कम से कम मैंने ना कहने की हिम्मत तो की। हमारे बचपन में हमको ना बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, हम ना कह सकें ऐसी हमारी हिम्मत ही नहीं थी, ऐसा हम सोचते ही नहीं थे। तो कम से कम अगली पीढ़ी ने ना बोलने की हिम्मत की। ना बोलने की हिम्मत करना आगे बढ़ने के लिए एक कदम है। अब ये ना तो बोल दिया, अब हाँ क्या चीज़ पे बोले? तो हाँ बोलने की समझ नहीं है, तो फिर आसमान से टपका खजूर पे अटका। कोई बात नहीं, अटका तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अटका है तो फिर रास्ता ढूंढेगा, रास्ता है तो मिल ही जाएगा। तो हम इवॉल्व हो रहे हैं, कोई दुर्घटना नहीं है। जैसा भी हम चल रहे हैं वो भी इवोल्यूशन का एक पार्ट है। चलिए आगे चल के, हाँ जी बोलिए। सर, आपने भी बोला कि हमें सिर्फ 2 रोटी और कुछ ऐसा ही चाहिए। तो अगर हम जब बीमार होते हैं और जब हम मेडिकल में जाते हैं, ये देखो डॉक्टर डर के पास- बोला, डर बोला, हाँ, डर बोला। डर बोला। तो जो खर्चा होता है वो 20 लाख अभी आता है, 15 लाख, तो उस टाइम कैसे हम और जिनके पास 50 लाख है वो भी मर जाते हैं। नहीं, बट उस टाइम हमें कैसे करना होता है? हाँ वो ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। तो इसका मतलब है कि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक बार समझेंगे कि सारी चीज़ें कहाँ पे लैंड करती हैं और कौन चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन ठीक है, जेन्युइन है, पर फिर भी ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं ज़िंदगी नहीं ढूंढूंगा इसलिए मैं गुलामी मैंने स्वीकार लिया है। मेरा मेडिकल का एक हमारा वो था, हमारी वाइफ PhD कर रही थी, तो उनका जो HOD था वो बेचारा, उससे कभी बात हुई तो वो टीचर आदमी अब ट्यूशन पढ़ाएगा और सैलरी लेके कितना पैसा जमा करेगा। तो वो अपने, उसको लगता था कि किसी ने बता दिया कि तुमको हार्ट अटैक आएगा,
उस समय हार्ट अटैक में 5 लाख रुपया खर्चा होता था, तो वो पैसे जोड़ते रहते थे कि मेरे को कल को हार्ट अटैक आएगा इसलिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, है ना। तो सारी ज़िंदगी उसने हार्ट अटैक के लिए पैसे जोड़े। बिल्कुल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिलॉसफी की सोशियोलॉजी की बात बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसा जो मामला है, तो मैं मरने के लिए ठीक है, ये इनसिक्योरिटी को कवर अपने को कहीं देना होगा, लेकिन वो इनसिक्योरिटी ज़्यादा तंग करती है। वो तो रोज़ तिल तिल करके मर रहा है, एक बार मरेगा तो मर ही जाएगा। तो शायद ज़िंदगी कुछ अलग तरह से हो रही है, समझेंगे उसको। हाँ जी, हो गया, ये आगे बढ़ें। तो कल की चर्चा से जो मुख्य बात निकल के आई कि मानव लक्ष्य को साकार करना ही मेरी उपयोगिता है। धरती पे सभी मानव के लिए मानव लक्ष्य एक है, और ये मानव के सोचने समझने की बात नहीं है, ये अस्तित्व में पहले से निश्चित है। जैसे सभी मानव सुख की निरंतरता चाहते हैं, ये मानव ने तय किया है कि वो मानव के लिए नेचर में तय है, नेचर में तय है। उसी तरह से मानव लक्ष्य भी मानव के लिए नेचर में तय है, उसमें आपको तय नहीं करना है। और आपको जब आप उसको समझते हो तो आपको वो स्वीकार ही होता है, क्योंकि आपकी जितनी भी शुभ कामनाएं और शुभ कल्पनाएं अपने लिए हैं वो सभी उसमें जाके विलय हो जाती हैं, उसमें जाके समा जाती हैं। तो कितने लोगों को मानव लक्ष्य का क्लैरिटी आ गया कि मानव लक्ष्य, मेरा लक्ष्य मानव लक्ष्य है, ये मुझको स्वीकार हो गया। अभी आप तक पहुंचा ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको फिर से एक बार दोहरा देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे एक बात पता चल गई कि मैं एक मानव हूं, मैं एक परिवार में रहता हूं, समाज का हिस्सा हूं, किसी देश का हिस्सा हूं और फाइनली किसी धरती का हिस्सा हूं। और अब ये भी समझ में आता है कि चाहे फैशन है वो भी इंटरनेशनल है, चाहे राजनीति है वो भी इंटरनेशनल है, चाहे बाजार है वो भी इंटरनेशनल है। अब कुछ भी लोकल नहीं रह गया है, अधिकांश चीज़ें इंटरनेशनली हो गई हैं। चाहे हम देश की अलग अलग सीमाओं में ज़रूर रहते हैं, लेकिन पूरे विश्व का प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है, चाहे जलवायु से लेके, फैशन से लेके और जीवन शैली से लेके, और तमाम हमारे सुख दुख एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। मानव लक्ष्य, तो ये क्लैरिटी बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने में ये सोचना कि मैं और मेरी फैमिली, ऐसा है नहीं। हमारा जीव चेतना का मतलब है, एनिमल कॉन्शियसनेस का मतलब है मैं और मेरी फैमिली। तो ऐसा है नहीं। सच्चाई ये है कि आप, हवा आपकी फैमिली की अलग है नहीं, लाइट आपकी फैमिली की अलग है नहीं, जलवायु आपकी फैमिली की अलग है नहीं, बाजार आपकी फैमिली के लिए अलग है ही नहीं। तो पूरा विश्व एक साथ एक इकाई है, ये पूरा प्लेनेट एक साथ एक इकाई है, जिसमें सभी चीज़ें एक दूसरे से प्रभावित होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं, पर ऐसा हम कहाँ मानते हैं। बस हमको तो लगता है बस कहीं से पैसा आ जाएगा और सारी खुशियाँ आ जाएंगी, है ना। यदि ये जो चलन आ गया कि भाई ड्रग्स लेना ही मॉडर्निटी है, नहीं तो तुम पिछड़े हुए हो। अब आपका बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके ऊपर ये प्रेशर है और वो लेगा, इस बात की संभावना ज़्यादा है। आपको पता नहीं चलेगा, ये अलग बात है। दिल्ली गवर्नमेंट की ही एक टीचर ने कभी शेयर किया कि मेरे बच्चे की अलमारी इसमें साफ़ कर रही थी, उसमें रैकेट था, वो खोलते समय रैकेट ऐसे गिर गया, रैकेट गिर गया तो उसमें से पुड़िया निकली, तो उसमें ड्रग थी। अब बोले मैं 1 महीने तक अपने बच्चे से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाई, मैं बात कैसे करूं, और पति को बता नहीं पाई, डर के मारे कि घर में हंगामा होगा। तो इसमें मैं क्या करूं? आपको नहीं पता है कि बच्चे को भी नहीं पता है कि आप क्या क्या करते हो, अच्छी बात है। और क्या, ऐसी थोड़ी है। और अच्छी बात है कि हाँ, बच्चे का भी आपको नहीं पता है कि वो क्या क्या करता है। तो दोनों इसी धोखे में बने रहें, अच्छा है, इस बहाने परिवार चल जाएगा थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा अब आपके नियंत्रण में नहीं है। बच्चा अपने दोस्तों की बात ज़्यादा मानता है कि आपकी बात ज़्यादा मानता है? दोस्तों की बात ज़्यादा मानता है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत छोटी उम्र की बात छोड़ दीजिए, 3-4 साल की बात छोड़ दीजिए, उसमें भी बच्चा बाहर से, अब तो बाहर से प्रभावित है ही, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में बाहर का प्रभाव ज़्यादा है, घर का प्रभाव कम है। तो इन सारी बातों से ये बात समझ में आती है कि इसका मतलब है कि मेरे समझदार होने के से काम चलेगा कि मेरे पूरे परिवार के समझदार होने से काम चलेगा, और पूरे परिवार के समझदार होने से काम चलेगा कि पूरे मोहल्ले से ही चलेगा, और मोहल्ले से ही चलेगा कि पूरे शहर से ही चलेगा, और शहर में सब जगह के लोग आते हैं। अभी कोरोना सबसे पहले कैसे आता है? अब कोरोना लोकल इवेंट है क्या?
वो तो कोई फॉरेन से आता है वही लेके आता है हर बार। तो इसका मतलब है कि धरती के सभी मानव समझदार हों, ये मेरे परिवार की सुख शांति के लिए मेरी ज़रूरत है कि ये समाज सेवा है, ये मेरी ज़रूरत है। तो यदि ये अपने को स्वीकार हो जाएगा, है ना, देखो हमने तो जॉब छोड़ के निकल के जो कुछ भी काम किए उसमें ये हमारा खुद का निष्कर्ष था। ये बात तो हमको बहुत बाद में मिली और बहुत पीड़ा के बाद मिली, बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिली। ये बात किसी पॉइंट पे समझ में आ गया कि समस्याएं मानसिक हैं। हमने अपनों से दुख पाया है, जूझ अपने घर में रहे हैं, और किसको बता दोगे अपने घर के बारे में? हमारे घरों में क्या क्या गुजर रहा है ना। दूसरों से थोड़ी असुरक्षित हैं, अपने घर में ही असुरक्षित हैं। 80% महिलाएं अपनों से फिजिकली अब्यूज्ड हैं। अब कहाँ जाओगे? तो दूसरों से खतरा ज्यादा है कि अपनों से खतरा ज्यादा है? मारपीट अपने घरों में हो रही है कि दूसरा आके, पड़ोसी आके हमको मार के जाता है? तो चाहे भाषा में हिंसा है कि शरीर से हिंसा है या शरीर के साथ गलतियां हैं, ये तमाम चीज़ें तो घरों में ही घट रही हैं ना। इसमें पड़ोसी थोड़ी कुछ कर रहा है हमारे साथ। इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो फिर इस बात पे ध्यान जाता है कि सभी का समझदार हुए बिना कल्याण नहीं है। तो सभी समझदार हो जाएं, ये मेरी ज़रूरत है। सभी समझदार हो जाएं तो उसके साथ साथ ये आ ही जाता है, समझदारी का एक्सप्रेशन ही परिवार में समृद्धि के रूप में आता है। तो मैं कहता हूँ कि अभी एक ही बात पे रुकते हैं कि सभी समझदार हो जाएं। ये किसी सरकार की जिम्मेदारी है, किसी कंपनी की जिम्मेदारी है, कि ये व्यक्तिगत रूप से मेरी जिम्मेदारी? जिस दिन ये स्वीकार हो जाएगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है ना, तो मेरा चेतना का स्तर फैल जाता है, समझदारी मेरी आवश्यकता बन जाती है, और जिस वातावरण में मैं जीता हूँ उसमें समझदारी घुल जाए, ये मेरी आवश्यकता बन जाती है। समझदारी का एक्सप्रेशन परिवार में समृद्धि के रूप में दिखाई देता है, उसको आज और समझेंगे। समाज में सभी समझदार हो जाएं तो समाज कैसा होगा, है ना भाई? दिल्ली से ऐसे शहर तो इतने असुरक्षित हो गए हैं कि आप अपने 3 साल की बेटी को बाहर छोड़ के घर में काम कर लो और बाहर बच्चों के साथ वो खेल ले, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। हम यहाँ पहुँच गए। लड़की किसी कार में ओला उबर कोई टैक्सी लेके जा रही है, वो 2 घंटे में बीच में सो जाए, वो ऐसा अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और ऐसे डरे डरे हम बैठते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कहाँ हमारी ज़िंदगी, हमारे हार्मोन का क्या हालत होगा बेचारे का। 24 घंटे हम डरे हुए हैं, हमारे हार्मोनल सिक्रेशन कैसे होंगे, हमारी तमाम सारी स्थितियाँ कैसी होंगी। तो इसका मतलब है कि हम आज ये छोटे शहर जो अपने आप में बहुत सुरक्षित हैं, है ना, गांव भी ऐसे हो गए। हाँ, तो मोबाइल तो सभी जगह है ना। वो जो महाशिविर चल रहा है, ये तो छोटा शिविर है, महाशिविर तो मोबाइल में ही चलता है। तो इसका मतलब है कि यदि इन सारी चीज़ों पे हम समाज के रूप में, तो समाज भय से मुक्त हो जाए, ऐसी हमारी ज़रूरत है ही है। और आने वाली पीढ़ियाँ भी हमेशा ये ग्रह ऐसा बना रहे। इसके अलावा, इस ग्रह के, इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा घर है नहीं। इस सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट है नहीं, उससे बाहर जाने की हमारी औकात है नहीं, है ना। और चांद पे चले गए तो कौन जाएंगे? सूसू साफ कर करके पिएंगे और उसमें गिनती के लोग जा सकते हैं, है ना। तो उससे अच्छा तो भैया यहीं साफ पानी मिल रहा है, यहीं आराम से जी लेंगे। तो ये धरती हमारे रहने के लिए घरौंदा बना रहे, ये धरती अनंत काल तक मानव का घर बना रहे, ये हम सबकी ज़रूरत है। तो जब ऐसा हम सोचना शुरू करते हैं तो फिर ये बात पे ध्यान जाता है कि ये मानव लक्ष्य, तो शिक्षा का क्या मतलब हुआ? तो शिक्षा का इतना ही मतलब हुआ कि मानव लक्ष्य को समझने के लिए और मानव लक्ष्य को साकार करने की योग्यता एक बच्चा पा जाए, इसका नाम शिक्षा है। हर मानव में मानव लक्ष्य की पहचान हो जाए और मानव लक्ष्य को साकार करने की योग्यता उसमें आ जाए, इसका नाम शिक्षा है। तो हर मानव समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित कर पाए, इसका नाम शिक्षा है। इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, इससे कम में चलेगा नहीं, है? मानव लक्ष्य की पहचान और उसको साकार करने की योग्यता का नाम शिक्षा है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें जितनी कमी है उसी का नाम दुख है। मानव लक्ष्य की पहचान और मानव लक्ष्य को साकार करने की योग्यता, इसको पा जाएं, इसका नाम शिक्षा है।
अभी शिक्षा के नाम पे टीचर का घर चलता है, बच्चा बेरोजगार होता है, स्कूलों की इनकम बढ़ती है ना, तो बच्चे भारी समाज सेवक हैं, अपने ज़िंदगी का 20 साल देके और 20 से 50 लाख रुपए देके बहुत सारे स्कूलों के प्रॉफिट और बहुत सारे टीचर्स के घर चलाते हैं, और बच्चा रोड पे खड़ा होकर 20 साल बाद बेरोजगार होता है। तो शिक्षा से बड़ा धोखा और कुछ नहीं है, जैसा हम भौतिक रूप में अभी जाने अनजाने कर रहे हैं, चाहे जाने कर रहे हैं चाहे अनजाने कर रहे हैं। आलू लेके आते हो तो ख़राब निकल जाता है तो उसको डांट के आते हो। मैंने 20 साल एजुकेशन में लगाया और मैं किसी लायक नहीं हुआ हूँ, किस पे केस करूँ? तो मैं सभी बच्चों को स्कूल कॉलेज में जाके प्रोत्साहित करूँगा कि अपने स्कूल ओनर्स के खिलाफ केस करें। और क्या, पहले कमल मंगल जी के अगेंस्ट ही केस कराऊंगा अब, और साथ में डायरेक्टर प्रिंसिपल को साथ में अटैच करें। भाई आप एक टीवी लेके आते हो, आप एक फ्रिज लेके आते हो, आप एक आलू लेके आते हो, यदि आपका आलू खराब निकल गया, फ्रिज खराब निकल गया, उसकी गारंटी वारंटी नाम की कोई चीज़ होती है, उपभोक्ता फोरम होता है, आप केस करते हो, है ना, बाकायदा आपको मिलता है पैसा। यार मैंने 20 साल लगा दिया, मेरा सारा सर्टिफिकेट बताता है कि हमेशा 60% के अबव आया है, जो कंटेंट आपने दिया था वो मैंने पास किया है, और अब मैं किसी लायक नहीं हूँ। यदि जॉब नहीं मिले तो हमको क्या आता? 20 साल की शिक्षा में हमको मुंह चलाना आता है, पेन चलाना आता है। कुछ करने के लायक नहीं है भाई। हालांकि इंजीनियरिंग करके हम कुछ करने के लायक नहीं हुए भाई। जो चलो BA MA कर रहे हैं उनकी बात अलग छोड़ देते हैं, हम इंजीनियरिंग करके कुछ करने के लायक नहीं है। क्या मतलब है ये सब? तो हलवाई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के बैठा है, AICTE उसको परमिशन दे रहा है, तो सारी उस सबका ही ऊपर वाला माला खाली है। AICTE में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सहित सारे 200 कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने AICTE चेयरमैन को बोल के आया, पैसा खा खा के तुम लोग दिए हो और उसको भुगतो। हमारी ताकत इतना ही है कि हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, इसलिए जो ठीक लगता है बोल सकते हैं। कल नहीं बुलाओगे, हम आना भी नहीं चाहते तुम्हारे पास। AICTE की नेशनल कमेटी में हम लोग हैं ना, वैल्यू एजुकेशन की नेशनल कमेटी में हम लोग जाते नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि अपना दम बढ़ाया जाए। इतने कमज़ोर लोग हम नहीं हैं कि अपनी आजीविका में बिक जाएंगे और फिर ज़िंदगी के अंतिम समय में क्या जवाब देंगे अपने आप को। यार आजीविका के लिए बिक गए थे तुम। कच्ची घानी का सरसों का तेल लाओ, सुबह उठ के मालिश करो और भैया अपनी ज़िंदगी स्वतंत्र करनी है, उसके लिए काम करो। भैया छोड़ो, एक छोटी सी शेयरिंग। क्या है कि हमारा दर्द निकल आता है, आप ऐसी बातें छेड़ देते हो। यहाँ पर कई सारे सरकारी अध्यापक हैं और मैं अभी 2 दिन पहले अक्षय भाई से बात कर रहा था, तो ये कह रहे थे कि मेरे को निष्ठा की ट्रेनिंग नहीं करनी, मतलब नहीं करनी यार, मेरे को वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रही, उसके प्रति स्वीकार्यता ही नहीं है। और मेरी प्रिंसिपल मुझे लगातार कह रही कि यार ये ट्रेनिंग प्लीज़ कर लो, ये लास्ट अटेम्प्ट है और नहीं तो मुझे नोटिस मिलेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको मिले तो आप मुझे दे देना। एक तो ये बात है कि ये ट्रेनिंग हम करना नहीं चाहते। दूसरी तरफ हम एक ही परिचय शिविर 3 बार करना चाहते हैं। तो मैं अंदर से बहुत हिला हुआ हूँ कि मतलब हम क्या मतलब परिवेश में जितने हैं। भी सरकारी जगह में हम ये ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद टीचर ने 3 स्टेट में करके देख लिया, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली। टीचर यही बोलते हैं सर बाकी सारी ट्रेनिंग बंद कर दो, केवल इसको चलने दो, बाकी काम हो जाएगा, है ना। महाराष्ट्र के प्रिंसिपल एजुकेशन सेक्रेटरी ने जब गवर्नमेंट ने उसको ये काम करने से रोक दिया तो उसने उल्टा रिवर्स काम कर दिया। उसने कहा भी अब गवर्नमेंट नहीं बोलेगी तुमको कोई ट्रेनिंग देना, टीचर जो ट्रेनिंग मांगेगा हम वो ट्रेनिंग दे देंगे। टीचर क्या मांगेगा? टीचर जीवन विद्या मांगेगा। तो मंत्री बोले क्या कर रहे हो? सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लोग मांग रहे हैं। और भाई साहब सरकारी स्कूल का टीचर में कोई योग्यता की कमी नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि किसी का जमीर जग गया तो योग्यता की कमी होगी तो पूरा कर लेगा। जमीर मरा हुआ है,
और सिस्टम ने मिल के मारा है। फिर सिस्टम कुल मिला के आदमी ही है, कुल मिला के वो लोकतंत्र में जाएगा, कुल मिला के वो इलेक्शन के सिस्टम में जाएगा। तो किसी व्यक्ति विशेष को खराब या गलत कहना ठीक नहीं है, किसी पार्टी विशेष को गलत कहना ठीक नहीं है। हम एक ऐसे सिस्टम में ट्रैप हो गए हैं, एक एमएलए बनने के लिए 5 लाख लोग, एक एमपी बनने के लिए 20 लाख लोगों का वोट। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 20 लाख लोग जाके एक आदमी से मिलेंगे या एक आदमी जाके 20 लाख लोगों से मिलेगा? अब 20 लाख लोगों को मेरे को मैनेज करना है तो मीडिया और मनी मैनेजमेंट मुझको करना ही पड़ेगा, और जिनसे लेऊंगा उनकी मेरे को चुकाना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के मंत्री जी उगाही में लगे हैं और सरकारी अधिकारी उसका बेचारे बने हुए हैं चैनल। जिला शिक्षा अधिकारी ही मंत्री जी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी है, वो जिला कमीशन अधिकारी बेचारा हो जाता है। क्या वो शिक्षा की बात करेगा? उसकी दम नहीं बची है बेचारे की। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि सिस्टम से कोई बड़ी उम्मीदें मत करो। जहां संभावना मिलती है, पहला काम किया जाए कि अपने में मानव लक्ष्य का स्वीकार्यता बन जाए, अपनी योग्यता आ जाए। फिर चाहे सिस्टम में हमको स्पेस मिलता है उसका भी सम्मान किया जाए, और नहीं स्पेस मिलता है मुक्त होकर खुले आसमान में काम किया जाए। सर यही हुआ। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कमल मंगल जी का कि वो अपने 70 टीचर को खुद लेकर आए हैं। हाँ। और हमारे सरकारी मास्टर अभी इसी में उलझे हुए हैं कि ये जो 7 दिन की छुट्टी के 1 दिन पहले सीएल लेनी, मेडिकल लेना कि पीएल लेना। प्रिंसिपल उसको बार बार डरा रहा है, तुम सीएल नहीं ले सकते, पीएल लेनी पड़ेगी। मेडिकल लोगे तो 1 दिन का मेडिकल नहीं चलेगा। वो इतना नियमों में उलझाना चाहता है, जो कि एक डीडीओ रैंक का ऑफिसर है, वो अपने अध्यापक को इसलिए उलझाना चाहता है कि ये कम से कम 24 तारीख को नहीं जाए, और जाए तो 31 को वापस आ जाए। और एक तरफ कमल मंगल जी हैं जो अपने 70 अध्यापकों को अपनी इच्छा से तमाम खर्चों सहित लेकर आए। अब ये बताओ कि हमारी ऊर्जा अब सरकारी मंच पे लगाएं कि समाज में लगाएं? हम तो मुक्ति होना चाहते हैं उससे जहाँ है। हाँ, आप भी मुक्त होना चाहते हो, हम भी मुक्त होना चाहते हैं। आदरणीय, देखो बोलने के लिए बोल देता हूँ। आदरणीय नागराज जी क्या बोलते थे? आदरणीय नागराज जी बोलते थे, बेटा ये सरकारी सिस्टम ऐसा है कि गंगा जल को पहले गटर में डालो, फिर गटर का पानी टेस्ट करो कि इसमें कितनी शुद्धता है। वो गटर हो गया। कैसे कल्याण होगा तो किसी 1-2 व्यक्ति से हो जाएगा ऐसा कहना मुश्किल है। आशा की किरण यही है कि समाज में एक अवेयरनेस बनेगी, समाज की एक ताकत बनेगी, समाज में लोग शिक्षा की बात करने लगेंगे, है ना। समाज में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आंख में आंख डाल के बात कर सके। समाज उस बात को डिलीवर करेगा अपने सामाजिक मंचों पे। मेरे को लगता है कि अगला स्टेप इस जीवन विद्या का अगला स्टेप ये होगा कि कोई एक समाज इसको अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने कुटुंब के लिए एक कंसेप्ट के रूप में स्वीकार करेगा कि हमको इसके माध्यम से अपने परिवारों को बेहतर करना है। ये इसका अगला स्टेप होगा। तो देखते हैं भारत में कौन सा समाज ऐसा होगा जिनको आजकल हम समाज के रूप में, जब दर्शन में समाज बोलते हैं तो पूरी धरती एक समाज है, लेकिन अभी जैसे मारवाड़ी समाज है और अग्रवाल समाज है और कई सारे मह है ना, अलग अलग समाज बोलते हैं, पटेल समाज है, ऐसे। तो कोई एक समाज भविष्य में ऐसा पैदा होगा जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने परिवारों की बेहतरी के लिए इसको एक कंसेप्ट के रूप में स्वीकार करेगा कि इसके माध्यम से हम अपने परिवारों को बेहतर करेंगे। जिस दिन किसी समाज ने इसको स्वीकार लिया वो एक और छलांग होगी, है ना। और देखो, जनता जो मांगती है, जनता जो चाहती है वो देना सरकारों की बाध्यता है। जिस दिन जनता से इस बात की आवाज़ उठने लगेगी, है ना, कि हमको ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है, हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, उस दिन अपने आप चीज़ें बदल जाएंगी और ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। 20 साल में कुछ दिखने लगेगा। 20 साल का धैर्य, अपने आप को इन्वेस्ट करने की ताकत। अभी हमने वहाँ गोवा में शिविर किया था, है ना, बड़े ऑफिसर्स का किया था, सारों का। तो हमने वो गुजरात, मतलब गोवा, मतलब वहाँ लोग गांजा खींचने जाते हैं और कैसीनो खेलने जाते हैं। तो हमने भी कहा देखो यहाँ गांजा भी खींचेंगे और दांव पे भी लगाएंगे, तो भाव का गांजा खींचेंगे और जिंदगी दांव पे लगाएंगे। क्या पैसे दांव पे लगाना? पैसे दांव पे लगाना छोटे लोगों का काम है। जिंदगी दम है तो जिंदगी दांव पे लगाई जाए, है ना। देखते हैं। तो जिंदगी दांव पे लगाने का मतलब है जिंदगी को सही जगह पे लगाना है,
ज़िंदगी को सही जगह पे लगाना है कि केवल पैकेज के लिए नहीं लगाना है, मानव लक्ष्य के लिए लगाना है, और ऐसा लगाना है कि जीवन धन्य हो जाए, मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी और सामाजिकता के अर्थ में भी। तो मानव लक्ष्य की स्वीकृति मुझ में हो जाए। अभी जब कैरियर कह रहे हैं तो केवल एक पैकेज है, खाने पीने का जुगाड़ है, इसका नाम कैरियर है। तो जब स्किल की बात कर रहे हैं तो स्किल समृद्धि में शामिल ही है। तो मानव लक्ष्य का मतलब है कि धरती पे सभी मानव समझदार हो जाएं, सभी परिवार समाधान समृद्धि को जी जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए और प्रकृति की चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, ऐसी बात कह रहे। चलिए, बोर्ड साफ, बोर्ड साफ। तो अपने बारे में अपने नाम के नीचे क्या लिखा था? आलू के नीचे अपना नाम लिखा था, क्या निकला? तो मेरी उपयोगिता मानव लक्ष्य को साकार करना। मेरी उपयोगिता मानव लक्ष्य को साकार करना, तो धरती के सभी मानव की उपयोगिता मानव लक्ष्य को साकार करना है। मानव लक्ष्य सबके लिए एक है, लेकिन भूमिकाएं अनेक हैं। कोई स्किल के रूप में डॉक्टर होगा, कोई स्किल के रूप में इंजीनियर होगा, कोई स्किल के रूप में खेती का काम करेगा, कोई छोर करेगा। तो हमारी भूमिकाएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सभी मिलके मानव लक्ष्य को साकार करेंगे। सभी मानव, ये मेरा अकेले का काम है कि सबका काम है? सभी का काम है। तो सभी मानव समझदार हो जाएं, ये मेरे अकेले के करने से होगा? देखो, एक बहुत बढ़िया बात शेयर करना चाहता हूँ। 3 एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारी मानसिकता कैसे काम करती है और हमारे भाव और विचार की दुनिया कैसे चलती है। दिल्ली में टीचर्स के साथ बहुत सारे शिविर करने थे, तो उनको बात समझाने के लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल उस समय डिज़ाइन होते चले गए। तो मैं 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। एक प्रिंसिपल है जो चाहता है कि मेरा स्कूल दिल्ली में टॉप कर जाए। एक दूसरा प्रिंसिपल है जो चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं। एक तीसरा प्रिंसिपल है जो चाहता है कि मेरा स्कूल दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए प्रेरणादायी हो जाए। ये 3 तरह के प्रिंसिपल हो गए। अब ये तीनों तरह के प्रिंसिपल का माइंडसेट अब कैसे काम करेगा? अब ये क्या क्या करेंगे? यदि पहला वाला प्रिंसिपल है जो चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा एक ही लक्ष्य है, अब उसका एक्शन क्या होगा? वो क्या करेगा? तो प्रमोशन होने के लिए जो जुगाड़ लगाना है, उसको स्कूल के एकेडमिक्स से ज़्यादा मतलब नहीं होगा, टीचर्स के सुख दुख से ज़्यादा मतलब नहीं होगा। उसके प्रमोशन होने के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी वो उसके लिए दौड़ेगा, उसके लिए अपना तन मन धन लगाएगा, जैसे भी हो सकता होगा। अब दूसरे प्रिंसिपल को लगता है कि मेरा स्कूल दिल्ली में सबसे अच्छा हो। अब ये प्रिंसिपल क्या करेगा? अब इसको अपने स्कूल के एकेडमिक्स को भी देखना होगा, और मेरा स्कूल परफॉर्म करे तो अपने टीचर के साथ भी कनेक्ट होना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर परफॉर्म करेगा तो स्कूल परफॉर्म करेगा। तो इसका ध्यान अपने पूरे स्कूल पे चला गया। लेकिन इस बीच में दूसरा स्कूल के बारे में ऐसा लगा कि ये स्कूल मेरे से आगे निकल जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? अप्रोच लगा के उसके 2 अच्छे टीचर का ट्रांसफर करा देगा, ताकि दूसरा स्कूल आगे मत निकल जाए। फिर दूसरे स्कूल को हिला दिया, जब तक वो दोबारा सेटल होगा तब तक अपना काम हो जाएगा। तो मेरे स्कूल में मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, लेकिन इसमें भी ताकत लगाऊंगा कि दूसरा मुझसे आगे मत निकल जाए, क्योंकि टॉप तो मेरा स्कूल होना है। तो इसका काम करने का एक दूसरा तरीका होगा। अब एक तीसरा प्रिंसिपल है जिसमें ये स्वीकार है कि मेरा विद्यालय हमारे सारे स्कूलों के लिए प्रेरणादायी हो जाए। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? अपने स्कूल को बेहतर बनाएगा। और ये बात भी ठीक है कि दूसरे स्कूल भी प्रेरणादायी हो ही सकते हैं। फिर दूसरा विद्यालय प्रेरणादायी हो गया, इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि मेरा विद्यालय प्रेरणादायी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्रेरणादायी हो ही सकता है। किसी का कोई आचरण अच्छा है, किसी का कोई आचरण अच्छा है।
इसका मतलब है कि नेचर में जो नियम है, नेचर में जो व्यवस्था है, वो प्रेरणादायी होने की है कि टॉप पे आने की है? नेचर में जो व्यवस्था है वो प्रेरणादायी होने की है। हम नीम को देखते हैं तो उससे भी कोई प्रेरणा पाते हैं, आम को देखते हैं उससे भी कोई प्रेरणा पाते हैं, पत्थर को देखते हैं उससे भी पा सकते हैं, नदी को देखते हैं उससे भी पा सकते हैं। तो सृष्टि की सभी इकाइयाँ अपने निश्चित आचरण के साथ हैं, उनके निश्चित आचरण को देखते हैं तो हम उससे प्रेरणा पा ही सकते हैं। तो हम सभी एक दूसरे से प्रेरणा पा ही सकते हैं। ज़्यादा उम्र का व्यक्ति कम उम्र के व्यक्ति से प्रेरणा पा सकता है कि नहीं पा सकता है? पा ही सकता है। ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी कम क्वालिफाइड आदमी से प्रेरणा पा सकता है कि नहीं पा सकता है? पा ही सकता है। अमीर आदमी गरीब आदमी से प्रेरणा पा सकता है कि नहीं पा सकता है? पा ही सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सृष्टि में सभी इकाइयाँ एक दूसरे के लिए प्रेरणादायी हैं ही। हम में प्रेरणा लेने की हैसियत होगी, हमारे भीतर वो पात्रता होगी, वो ग्रहण क्षमता होगी, वो कैपेसिटी होगी, है ना? तो इसका मतलब है सही अर्थों में नेचर का डिज़ाइन कैसा है? हम प्रेरणादायी हो जाए। हम प्रेरणादायी होना ही चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, हम प्रेरणादायी होना ही चाहते हैं अपने मित्रों के लिए। हमारा मित्र हमारे लिए प्रेरणादायी हो ही सकता है। इसका मतलब है एक बात समझ में आया इस घटना से। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? नेचर में प्रेरणा है, ये एक बात समझ में आई। दूसरा, हमारा सारा भाव और विचार क्या चीज़ के लिए लगा रहता है? हमारा सारा भाव और विचार क्या चीज़ के लिए लगा रहता है? हमारा सारा भाव और विचार लक्ष्य के लिए हमेशा लगा ही रहता है। मैंने जिसको लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है, मैंने जिसको लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है, तो यदि मैंने टॉप होने को लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है, मैंने अपने प्रमोशन को लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है, मैंने पैकेज को लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है, मैंने मोक्ष को लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है, मैंने भोग को लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है, जिस भी चीज़ को आज भी मैंने लक्ष्य के रूप में स्वीकारा हुआ है उसी के लिए मेरा तन मन धन लगा ही रहता है 24/7। इसका एक ही मतलब हुआ कि जिंदगी को पकड़ने का मतलब है उसकी चोटी को पकड़ना। चोटी को पकड़ने का मतलब है कि लक्ष्य के रूप में मैंने क्या स्वीकारा हुआ है। अपने आप से पूछें, आप क्यों जिंदा हैं? जब ये पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि अभी वर्तमान आपकी जीवन शैली में आपने लक्ष्य को क्या स्वीकारा हुआ है। आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य क्या है? सामान्यतः महिलाओं के लिए लक्ष्य कैसा रहता है? परिवार ठीक से चल जाए। उसके लिए परिवार ठीक से चल जाए ये भाषा है। उसके लिए आपको खाना ही बनाना आता है, ये एक तरीका है। एक दूसरे की देखभाल करनी आती है, ये एक तरीका है। शरीर की देखभाल करनी आती है। इससे ज़्यादा हुआ तो आप भी 4 पैसे कमाने लगते हो। इससे किसकी देखभाल हुई? शरीर की देखभाल हुई कि मानव की देखभाल हुई? शरीर की देखभाल हुई, मानव की देखभाल नहीं हुई। मानव की देखभाल तो इससे कम में नहीं होगी जब तक हमको भाव और विचार की दुनिया पे अधिकार नहीं आता है ना? तो इससे ये पता चला कि लक्ष्य के रूप में मैंने क्या, आपका भाषा आ जाती है हम तो परिवार के लिए जी रहे हैं। परिवार के लिए जी नहीं रहे हैं, परिवार के लिए जिंदा हैं और घर के लोग आपसे ही परेशान हैं। और देखो बजा रही ताली। गुड। सभी को मेरा नमस्ते और सौम्य आपको भी। वाकई में ये दोनों मेरे से परेशान तो है। मुझे भी रियलाइज पहले तो नहीं, पहले तो बिल्कुल पापा से ज़्यादा है। पापा से ज़्यादा है। वो बोल रही है बच्ची को माइक दो ना, आप मत बोलो। पापा से ज़्यादा हूँ। क्यों परेशान हो? आराम से बताओ, घर की बात है। हाँ। वो डांटते हैं। डांटते हैं और हो सकता है ठीक बात पे डांटते हो, तब कैसा रहेगा? तो ठीक बात हो तो उस पर डांटना चाहिए कि नहीं? डांटना तो चाहिए। डांटना तो चाहिए। बट हाँ। वो कभी को बिना फालतू डांटते तो गुस्सा नहीं आता है। देखो अभी भी अधिकांश बच्चों में आप पूछोगे तो ये स्वीकृति है कि गलती होने पे हमको डांटा जाए। ये जब सामान्य पूछते हैं तब लगता है, जब डांटा जाता है तो तब उसकी स्वीकृति नहीं है। तो डंटने की आदमी की स्वीकृति नहीं है, अपमानित होने की आदमी की स्वीकृति नहीं है, दुखी कर उसको दुखी किया जाए ये उसकी स्वीकृति नहीं है।
इसका मतलब है कि एक सही आचरण के साथ हम माँ बाप कैसे जिएं, तो हम अपने बच्चों के मित्र हो जाएं, अपने बच्चों के दोस्त हो जाएं। ये जो हम उनको बहुत गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत उनको जो हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इससे मुक्ति पा जाएंगे तो वो भी बेहतर चल पाएंगे। दोस्त हो जाने में बहुत आराम आ जाता है ना। तो धीरे धीरे हम भी समझने का काम करेंगे, ये भी मिलके समझने का काम करेंगे, पूरा परिवार मिलके समझने का काम करेगा, तो ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल अभी दिखाई देती है। भैया बाकी सारी चीजें आपकी ठीक बहुत अच्छी है, मतलब पहले तो ये ऐसा लगता था कि मैं ही अच्छी हूँ, ये तो सब गलत है। हाँ। जब मैंने पहले नाथद्वारा शिविर अटेंड किया तो मुझे लगा यार गलती तो कमी तो मुझ में ही है, ये तो ठीक है, मतलब मैं अपने आप को ही सही समझती थी, इन दोनों को तो समझती तुम तो गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है। हाँ। और जब यहाँ आए तो और ज्यादा लगने लगा कि यार मैं अपने परिवार को क्यों चला रही हूँ, मतलब ये तो खुद स्वयं चल सकते हैं ना। हाँ। तो अभी जब यहाँ दोनों लेट उठते हैं, मैं जल्दी उठ जाती हूँ उनसे पहले, तो मैं इनको उठाती हूँ तो मेरे मन में लगता है यार ये तो खुद स्वनियंत्रण है, अपना काम कर सकते हैं, उठ जाएंगे कर लेंगे। फिर लगता है अभी दो नहीं। बच्ची को दो, बच्ची को दो, कुछ कहना चाहते। मैं मम्मी के साथ उठ जाती हूँ, पापा अलग मतलब लेट उठते हैं। हाँ। मैं मम्मी के साथ ही उठ जाती हूँ। तो फिर लगता है कि उठेंगे लेट, नाश्ता लेट करेंगे, तो घर में अगर रहते हाँ। छुट्टियां थी तो वैसे 10 बजे उठना था, जब यहाँ आ गए तो इसको तो ठीक से अटेंड कर लो, तो अब मैं गलत हूँ कि ये गलत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आप अपना उठ के तैयार होके आ जाओ, इनको सोने दो। मैं कहाँ पूछता हूँ कोई आया कि नहीं आया। जिसको अपना पैसा खर्चा करके अपना समय लगाने के बावजूद भी सोना ठीक लग रहा है तो वो सुखी तो होना चाहता है, अपन क्यों दुखी करें उसको। मैं भी यही सोचती हूँ यार ये सुखी होना चाहता है, मैं इनकी वजह से दुखी हो रही हूँ। नहीं, अब आप दुखी हो रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम है। मैंने सुबह यही वाक्य पापा को कहा था। क्या मानो क्या कहा था? मानो जो करते हैं वो सुख की तलाश में ही करता है। उस समय ये सो रहे थे तभी कहा था। थैंक्स। नमस्ते भैया। काफ़ी देर से मेरे मन में एक क्वेरी थी। आप हो कहाँ? जी हाँ, इधर। हाँ। जैसे उन भैया ने भी कहा कि आपने अभी एक आजीविका का जो एग्जाम्पल दिया कि हम एक आजीविका के लिए खुद को गुलाम थोड़ी ना बनाएंगे, ठीक है, ये चीज़ मन में आई थिंक जितने भी वर्किंग क्लास है सबके आती होगी, लेकिन फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? समझें, कैसे समझें, जैसे समझ रहे हैं ऐसे। मतलब प्रैक्टिकली हम उसका प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ मैं, कोई थोड़ी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। नहीं, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव नहीं समझना। ऑल्टरनेटिव अभी आएगा ना, अभी कोई चीज़ पूरी आ जाए आपके सामने, सर्किल पूरा हो जाए, फिर उस पर आपका सोच विचार चलेगा, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस होकर अपने परिस्थितियों में रास्ता बनाएंगे। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। आज भी जो कर रहे हो वो भी एक दिन में नहीं हुआ है, उसके लिए 25 साल की तैयारी किए थे। तो जो आज कर रहे हो उसके लिए 25 साल की तैयारी करी, उसमें 25 महीने तो लगाओ। हाँ, मतलब क्योंकि कई बार हमारे संग जैसे जिम्मेदारियां होती है, कई बार हमारे देखो आपकी जितनी आयु है उतने महीने गिन लो, उतने महीने में आपका काम हो जाएगा। तो जिनकी बड़ी आयु है उनको ज़्यादा समय लगेगा, कंडीशनिंग ज़्यादा है। जिनकी छोटी आयु है उनको कम समय लगेगा क्योंकि कंडीशनिंग कम है। बहुत सारी मेहनत तो अंडू करने में लगने वाली है। और निपट जाएंगे तो आगे की तैयारी हो जाएगी ना, उसमें क्या लॉस का कोई काम थोड़ी है। मैंने एक रिटायर्ड लोगों का शिविर किया और बोले आप हमको जीना मत सिखाओ, आप हमको मरना सिखाओ। हाँ जी, वही सोम भैया, हाँ जी। जैसे अभी बात हो रही थी, भाई ने कहा छुट्टियों की और उसकी, ये जब खुद में समझ आ जाता है ना, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं यहाँ बच्चों और परिवार के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ। और ये मुझे बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि मैं शिविर को एक बार और करूँ, मैं अपनी समझ को बढ़ाऊँ, और उसलिए मुझे छुट्टी ज़्यादा लेनी थी, ओबीएस ही है। तो जैसे मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया तो कईयों ने कहा इतनी छुट्टी लेगा, प्रिंसिपल एक्शन लेगा। मैंने उनको हंस के कहा एक्शन तो मैंने लिया, रिएक्शन तो वो लेगा। वो तो रिएक्शन लेगा, एक्शन थोड़ी लेगा। और ये बात सरकारी तंत्र प्राइवेट तंत्र फिर से मैं कह रहा हूँ नहीं हो रही है, वो मेरी अपनी हो रही है। और मैं
क्या कर सकता हूँ उस मानव लक्ष्य को पाने के लिए। वो भैया की बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लिक होती जा रही है, जैसे जैसे मैं बार बार सुन रहा हूँ इनको और देख रहा हूँ और अपने आचरण में ला रहा हूँ। दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है अगर आपने एक बार ठान लिया तो। इतना गजब सॉफ्टवेयर है ये आपकी जीवन विद्या से। सर मुझे बड़ी अच्छे से आपका सेमिनार सिर्फ 3 दिन का वहाँ किया था दिल्ली त्यागराज में। हाँ त्यागराज में सर, और वहाँ जो टीचर्स की नींद उड़ी थी, लेकिन उनकी भाषा में, जैसे अब अकेले 80 का स्टाफ है हमारा और मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं उस 80 के लिए नहीं कर रहा हूँ या कल को क्या होगा ये नहीं, मैं सिर्फ अपनी समझ बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं आपसे एक वो निवेदन करना चाहूँगा, आपने एक शिविर में वो बाबा जी के साथ संवाद वाली शेयरिंग की थी, उसने मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जजकोरा था। वो शायद आपने कहा था, मुझे बहुत हिम्मत दी वो चंद मुट्ठी भर लोग वाली बात। एक बार आप अपने, क्योंकि वो आपकी डॉक्यूमेंट्री है तो आपसे ही मैं सुनना चाहूँगा, सभा को बड़ा। और दूसरी बात उसी में कि जो दम वाली बात आपने कही थी, तो एक बार वो दमदार व्यक्ति की परिभाषा भी एक बार प्लीज आप रखना। याद नहीं है क्या वो किसी समय में कुछ बोल दिया होगा तो। नहीं, संवाद वो एक बार जरूर रखना, वो जो बाबा जी के साथ आप गाड़ी में कह रहे थे कि अच्छा। मैंने कहा कि चंद मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे, वो एक बार प्लीज वो शेयरिंग आपके मुंह से सभा को मैं चाह रहा हूँ, मैं भी सुनूं और दोबारा से, और सभा भी। भैया छुट्टी मिली नहीं थी 24 तारीख की, तो उस दिन सुबह जल्दी जाग के और रात को लेट तक, जैसे और दिनों भी करते हैं, वो अलग से काम किया था कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, 4 दिन ही छुट्टी मिलेगी बाद की। तो किया और फिर उसके बाद निपटाया और अपने आप सब कुछ ठिकाने आ गया, मिल जाती है। देखो आपको मन बनेगा तो रास्ते निकाल ही लेंगे। चलो अभी की चर्चा। हाँ एक खड़े, बलवीर जी खड़े। हाँ जी। एक मेरी अपनी पर्सनल फैमिली की शेयरिंग है। मेरा एक पोता है, एक पोती है। तो मैंने वो पाया कि वो जब मेरे साथ जब खेलते हैं ना, तो वो खुश रहते हैं दोनों जने, और जब उनकी मम्मी होती है और मैं भी होता हूँ, तो वो जब मम्मी डांटती है तो मेरी तरफ देखते हैं। तो मैंने कहा यार मैं तो इनको डांटता नहीं, मेरे साथ तो बड़े प्यार से सारा दिन रहते हैं और कुछ नहीं, जब मम्मी सामने होती है तो जब वो डांटती है तो मेरी तरफ देखते हैं। तो मैंने ये पाया कि मम्मी वहाँ से कहती है पापा देखना ये क्या कर रहा है, तो मैंने उनको डांट दिया, भाई ऐसा है तुमने जो इसका करना हो करो, मेरा नाम मत लेना। ये मत बोलो कि पापा ये देख लेना, तुमने जो इसको मारना हो जो करना हो कर लेना, मेरा नाम बदनाम मत करो। ये घटी अपनी फैमिली की घटना है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते। तो इस पूरी चर्चा में क्या निकला, इंपॉर्टेंट बात क्या निकली, लक्ष्य। तो एक बार अपने में जांच के देखिए कि मैंने अपने लिए लक्ष्य के रूप में क्या स्वीकारा हुआ है, और जो मैंने लक्ष्य के रूप में स्वीकारा हुआ है उसकी योग्यता मेरी कितनी है। तो आपको लोचा पकड़ में आएगा, या तो लक्ष्य ही अधूरा है, और यदि लक्ष्य भी पूरा है तो उसकी योग्यता नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग समाज परिवर्तन के लिए निकले हुए लोग हैं, समाज बदल देंगे, और योग्यता हमारी है नहीं, तो हमने भी बहुत पीड़ा पाई है और बहुत सारी स्ट्रगल की है और बहुत सारी असफलताएं देखी। तो इसका मतलब है कि या तो जो मैंने लक्ष्य स्वीकारा हुआ है वो लक्ष्य ही अधूरा है, मैंने करियर को अपना लक्ष्य माना है, परिवार के लिए कुछ काम करना है ऐसा सोचा है, उसकी मेरी योग्यता नहीं है। तो या तो लक्ष्य ही अधूरा है या उसकी योग्यता नहीं है, दोनों में से कोई एक चीज़ मिल जाएगी। जो भी ठीक नहीं है, कई बार लक्ष्य भी अधूरा है और योग्यता भी नहीं है, दोनों भी मिल जाएगा। दोनों मिल जाएगा तो दोनों को पूरा करने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलता हूँ, सोचता हूँ किसी और मौके पे जब मोमेंट आएगा तब सुना दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जितनी चर्चा हमने कल की है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो मानव को लेके हमने चर्चा की और ये पाया कि मानव की 2 प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक प्रकार की आवश्यकता है जिसको हम भौतिक बोल रहे हैं,
दूसरी आवश्यकता है जिसको हम भाव बोल रहे हैं। ये भी क्लैरिटी बनी कि भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है, शरीर के जिंदा रहने के लिए है, और भाव की आवश्यकता मन के लिए है, मेरे लिए है, और ये मेरे जीने से जुड़ी है। तो भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है। इस स्वरूप में हमने अपनी आवश्यकताओं को देखा। और तो यहाँ हमने देखा कि भौतिक आवश्यकता के रूप में दो तरह की आवश्यकता है। इसको रोटी बोल रहे हैं, कपड़ा, मकान, गाड़ी एटसेट्रा, मोबाइल। दूसरी आवश्यकता है जिसको हमने सुख के रूप में पहचाना है। सुख, शांति, संतोष, आनंद, सम्मान, पहचान। तो ये दो तरह की आवश्यकताओं को हमने पहचाना है। अब यहाँ थोड़ी और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमने सुना है कि नॉलेज इज पावर। सुना? तो उससे क्या समझते थे? नॉलेज इज पावर मतलब ज्ञान ही ताकत है। मतलब क्या चीज के लिए ताकत है? तो अभी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए ताकत है, या फिर ज्ञान से पैसा आता है तो पैसा एक ताकत है। तो नॉलेज इज पावर बोला जाए, यहां सही अर्थों में देखें तो नॉलेज इज हैप्पीनेस, समाधान बराबर सुख। तो सही अर्थों में देखा जाए कि हमको पावर की तलाश इतनी क्यों थी? पावर की तलाश हमारी थी इसलिए कि हम दूसरे को नियंत्रित करना ही चाहते थे। हमारी शासन की मानसिकता है, हम दूसरों को हाँकना ही चाहते हैं, क्योंकि जिसकी खुद पे नहीं चलती है वो दूसरों पे चला के खुद पे ना चलने की फ्रस्ट्रेशन को मिटाता है, और जिसकी खुद पे चलती है उसको दूसरों पे प्यार ही आता है। ठीक? इसका अर्थ ये हुआ कि हम हमेशा से ही बड़े आदमी का मतलब है जिसकी दूसरों पे चलती हो। तो बड़े आदमी का मतलब जिसकी दूसरों पे चलती हो, या जो सबको प्यार कर सकता हो, है ना? तो जिंदा रहने के धरातल पर दूसरों को नियंत्रित करना ही बड़े होने का पैमाना है। जीने के धरातल पर दूसरों को प्यार दे पाना, दूसरों की जिंदगी में प्यार पैदा कर पाना, उनके उपयोगी होने में सहयोगी होना, ये बड़े आदमी होने का मतलब है। इसका मतलब है कि जिंदा रहने के मापदंड ही अलग हैं, उसकी दुनिया ही अलग है, उसका सामान भी अलग है, और जीने की दुनिया का सामान अलग है। इस क्रम में हमारी क्लैरिटी बन रही है। तो हम थोड़ा सा जो अभी का कन्फ्लिक्ट है कि आवश्यकताएं असीम हैं, उसको समझने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, रोटी हमारी एक आवश्यकता है, और गाड़ी साड़ी भी हमारी एक आवश्यकता है। रोटी की अब बात करते हैं तो आवश्यकताएं सीमित नज़र आती हैं, निश्चित नज़र आती हैं कि अनिश्चित नज़र आती हैं? निश्चित नज़र आती हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी साड़ी मोबाइल की तरफ जाते हैं तो अब आवश्यकताएं असीमित होने लगती हैं, जबकि दोनों भौतिक आवश्यकताएं हैं। तो भौतिक आवश्यकता होने के बावजूद रोटी की आवश्यकता निश्चित नज़र आती है, और बाकी आवश्यकताएं अनिश्चित होने लगती हैं, असीमित होने लगती हैं। इसका कारण क्या है? क्यों गाड़ी, मोबाइल और मकान की आवश्यकता असीमित लगने लगती है? क्यों रोटी की आवश्यकता सीमित लगती है?
हाँ जी, माइक। सर रोटी हम अपने जितना हमारा शरीर खा सकता है हम उतनी खा रहे हैं, लेकिन बाकी सभी चीज़ें हम दूसरों को दिखाने के लिए अर्जित कर रहे हैं कि मेरे पास इतना है। क्यों दिखाना चाहते हैं दूसरों को? उनको उनके सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। बड़ा दिखाने से क्या मिलता है? अपने अहंकार की तुष्टि होती है। तो मैं सोच रहा था सम्मान बोल दोगे। नहीं सर, सम्मान नहीं है। देखो अब ये क्लियर हो गया कि वो सम्मान नहीं है। नहीं सर, सम्मान नहीं है वो। सम्मान तो सर कोई मतलब एक झोंपड़ी होती है, उसमें बहुत आपको बुला करके एक सूखी रोटी और पानी पिला देता है, उसमें भी हम सम्मानित फील करते हैं। सारे नेता लास्ट में वही करते हैं। नहीं सर। किसी की झोपड़ी में पड़े होते हैं और फिर उसकी न्यूज़ बनवाते हैं। सर वो न्यूज़ बनवाते हैं ना, हम तो न्यूज़ नहीं बनवाते, हम तो साधारण जा रहे हैं किसी के पास। हाँ। बहुत मुश्किल। देखिए सारा झंझट इसी बात का है कि बाई एजुकेशन हमने जनता का स्तर, मानसिक स्तर नहीं बढ़ाया है, ताकि इसी तरह की हमारी पूरा का पूरा जीवन शैली चिन्ह और प्रतीक में अटका हुआ है। हमारी पूरी जीवन शैली समाज चिन्ह और प्रतीक के साथ चल रहा है। समाज के पास ठोस माल कुछ नहीं है ना। अपने चिन्ह और प्रतीक, हमारा धर्म चिन्ह और प्रतीकों के साथ चलता है, हमारा समाज चिन्ह और प्रतीकों के साथ। समाज के चिन्ह और प्रतीक क्या हैं? मकान और शादियां। मकान बना के दूसरों को प्रभावित कैसे किया जाए, शादियों में दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाए, है ना। सारा धर्म किसी चिन्ह और प्रतीक के साथ है। एक टाइप का कपड़ा पहनना, एक टाइप का, है ना। सारी राजनीति चिन्ह और प्रतीक के साथ है। कैसे इमोशनल मुद्दों को छेड़ा जाए, और ना काम क्या किया उसकी कोई चर्चा नहीं है। और ये भी बात ठीक है कि नेताओं को ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि काम करके इलेक्शन जीता जा सकता है। इलेक्शन जीतने का कॉन्फिडेंस काम करके नहीं है, कोई और कुछ मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा जिससे जनता वोट देती है। और जनता भी काम पे वोट देती है कि नहीं देती है, या काम कैसे होगा, ये सब बातें कॉम्प्लिकेटेड है। और एजुकेशन भी चिन्ह और प्रतीक के साथ ही चल रही है। उसका चिन्ह प्रतीक मार्क्स है और पैकेज है। एजुकेशन का चिन्ह और प्रतीक मार्क्स और पैकेज है। समाज का चिन्ह प्रतीक शादियां और मकान हैं, गाड़ियां हैं। धर्मों के चिन्ह और प्रतीक अपनी जगह के हैं, पूजा पाठ चिन्ह प्रतीक जो भी कुछ हम कह रहे हैं। राजनीति के चिन्ह और प्रतीक अपनी जगह हैं। कहीं भी जिंदगी नहीं है, सब जगह केवल पैकिंग है, मटेरियल गायब है। कैसा लगता है? है ये पर अगर गहराई में देखें तो चीज़ें सही नहीं। हाँ, देखने वाले की दृष्टि भी नहीं है। मासिस में वो दृष्टि भी नहीं है कि वो देख पाए कि इसमें ज़िंदगी नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, अग्रवाल समाज के बड़े पदाधिकारी हैं समाज के। वो समाज में किसी का डिवोर्स हुआ तो मैंने उनसे फ़ोन से बात किया कि आप समाज के बड़े लोग हो, इस तरह से समाज में डिवोर्स बढ़ रहे हैं, आप लोग इस बारे में जिम्मेदार लोग हो, आप इस बारे में क्या सोचते हो? बोले सोम भाई इसमें करना क्या है, ये तो होना ही था, ईश्वर की इच्छा थी। हाँ, ये तो प्रारब्ध था, ये तो होना ही था, ये तो ईश्वर की इच्छा थी। तो उन्होंने मेरे को सिद्ध किया कि तुम ही गलत सोच रहे हो, इसमें हमारा कुछ सोचने का काम नहीं है, ये तो ईश्वर की इच्छा थी। अब ईश्वर की इच्छा तो फिर आदमी को क्या सोचना है। हाँ जी, पीछे भाई कुछ कहना चाहते थे, किसने माइक उठाया था? हाँ कोई बात नहीं, हाँ आप। हेलो, हाँ वो रोटी कपड़ा मकान का था। हाँ। रोटी कपड़ा मकान सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से है और इसीलिए वो लिमिटेड है। और अच्छा, कपड़ा लिमिटेड है। 20 साल हो गया, आज तक महिलाओं ने मेरे को किसी भी शिविर में अलाउ नहीं किया कि मैं उनसे पूछूं कि साल में कितने कपड़े खरीदते हैं। महिलाएं, पुरुषों से पूछता हूँ, पुरुष तो बताते हैं 3 जोड़ी 4 जोड़ी। अभी पूछूं, आप देख लेना। और गाड़ी और सब कंफर्ट में आता है तो वो फिर
वो सबका डिज़ायर वो सब चेंज होता रहता है। तो देखिए, जैसा आपने शेयर किया उसी को आगे बढ़ा देता हूँ। तो एक तो ये क्लैरिटी बन गई कि बेसिकली हम जो अपनी चीज़ें दूसरों को दिखाने, शादी सारी क्या है, शादी में हम सभी एक दूसरे से मिलने जाते हैं कि सब अपने अपने कपड़े दूसरों को दिखाने जाते हैं? हमारा बच्चा उस बात को देखता है कि नहीं देखता, ये लोग क्या कर रहे हैं? आपको सजने में 1-1.5 घंटा लग रहा है, बच्चा उसको देखता है कि नहीं देखता है? और किराए का लहंगा और किराए की चूड़ियां, और पति अच्छा नहीं दिखता है तो वो भी एक किराए का ले आओ। पाँच मिनट में शाहरुख खान बनाने का ऐड है। हाँ, एक कलर का बालों के रंगने का ऐड है कि 5 मिनट में कौन सा शाहरुख खान बन जाओगे, फिर वो बाल रंग करता है, शाहरुख खान बन जाता है, चलें सेनोरिटा। ये एक ऐड आ गया है सर अभी। वही, अब जो अकल से पैदल हैं उनके लिए ऐसा ऐड ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को लगता है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं, बढ़िया ही देखना चाहते हैं। यदि हम अपने बच्चों को जैसा देखना चाहते हैं तो उनके सामने कैसा आचरण होगा? कोई बढ़िया आचरण होगा कि आओ चुगली चुगली खेलें होगा, और किसी की शादी में जा रहे हैं तो उसके यहाँ उसने पिछली बार कितना दिया था, हमको कितना दे के आना है। घर में जो चर्चा हो रही है सारी, उसको बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? तो इसका मतलब है जो आपने कहा उसको मैं भाषा दे देता हूँ। हम सामान से सम्मान की तलाश में हैं, बेसिकली अहंकार की तलाश में है, क्योंकि सम्मान तो हमको समझ में नहीं आया, हम अहंकार को सम्मान बोल रहे हैं। और ये रोटी भी सीमित नहीं रहती है, जब रोटी के साथ सम्मान जुड़ जाता है, अहंकार जुड़ जाता है, तो वो भी असीमित हो जाती है ना। हमारी शादी में ऐसा खाना देंगे तो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। हाँ, उसमें 400 प्रकार के आइटम दे दी। तो इसका मतलब है कि जब मैं सामान से सम्मान की तलाश में हूँ, सामान से अपने अहंकार के पोषण को मैं सम्मान के रूप में पहचानता हूँ, तो सम्मान कितना चाहता हूँ? सम्मान मैं निरंतर चाहता हूँ, असीम चाहता हूँ, और वो सामान से चाहता हूँ, इसलिए सामान की आवश्यकता असीम हो जाती है। रॉबिन्सन को इतनी बात समझ में नहीं आई। रॉबिन्सन को आदमी समझ में नहीं आया, ठीक। तो इससे ये पता चला कि वो मैकेनिज्म हमारे को पकड़ में आ रहा है, वो भ्रम पकड़ में आ रहा है, जिसकी वजह से हमको आवश्यकताएं असीमित लगती हैं। उसकी क्लैरिटी हमारी बन रही है कि हम सामान से अपने अहंकार का पोषण करने का प्रयास करते हैं, है ना। कोई हमारे घर में आता है तो हम उसको क्या दिखाते हैं? तो किसी को अपना घर दिखा रहे होते हैं। तो कुल मिला के आचरण हमारे पास नहीं है तो हमारे जीवन में कोई तृप्ति नहीं है। जब जीवन में कोई तृप्ति नहीं है, अपने जीवन की कोई उपयोगिता नहीं है, तो दूसरे को प्रभावित कर देना ही। पिछले शिविर में किसी ने बहुत अच्छा बोला, कहाँ बोला कि 3 चीज़ें अलग अलग हैं। सम्मान एक अलग बात है, अहंकार एक अलग बात है ना। मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे सामने टीचर एक तरह से बिहेव करते हैं, ये प्रोटोकॉल है, सम्मान नहीं है। सम्मान कोई अलग चीज है। तो मैं एक अधिकारी के रूप में जब कहीं प्रस्तुत होता हूं तो सामने वाला मेरे साथ एक तरह से प्रस्तुत होता है ना। ये हम होटल में जाते हैं ना, वो बेरा बार खड़ा रहता है, वो आपको सलूट मारता है और आप बहुत खुश हो जाते हैं। आप फटे कपड़े पहन के चले जाओ, आप ही, वो आपको बाहर निकाल देगा, घुसने नहीं देगा, है ना। हाँ, ऐसे की वजह ऐसे मारेगा। तो इसका मतलब है वो आपको सलाम है कि आपकी जेब को सलाम है। और जेब को भी सलाम नहीं है, उसको सलाम करने का पैसा मिलता है। वो प्रोटोकॉल है। हम प्रोटोकॉल को सम्मान मान लें
ये हमारा इल्यूज़न है, ये हमारा भ्रम है। तो प्रोटोकॉल एक अलग बात है। अपने अहंकार का पोषण दूसरों को प्रभावित करके दूसरों को छोटा मैं दिखाता हूँ, ये दूसरों को छोटा बता के अपने आप को बड़ा बताने का जो प्रयास है, ये अपने आप में अहंकार का पोषण है। सम्मान क्या चीज़ है? जैसे हम बहुत छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं रहता है कि मैंने इस शिविर में कब किया कि नहीं किया। जैसे आप जिसका सम्मान करते हो उसके बारे में, जिसका आप दिल से सम्मान करते हो उसके बारे में एक व्यक्ति को अपने ध्यान में लाओ। अब ध्यान में लाके अब सोचो कि उसका सम्मान आप क्यों करते हो। उसकी हाइट 6 फुट है, रंग गोरा है, पीएचडी किया है, किसी बड़े पद पे है, किसी धर्म विशेष से है, मेल और फीमेल होने के कारण करते हो। क्यों करते हो? क्यों करते हो? उसके किसी आचरण से प्रभावित है। जब आप किसी का सम्मान किसी के आचरण की वजह से करते हो तो आपका सम्मान कोई आपके आचरण की वजह से करेगा कि आपकी साड़ी से करेगा कि आपकी गाड़ी से करेगा? इतनी सिंपल सी बात है। इतनी तो बात हुई। जब मैं किसी का सम्मान आचरण की वजह से ही करता हूं तो कोई दूसरा भी मेरा सम्मान आचरण की वजह से ही करेगा। अच्छा लगना अलग बात है। तो मुझको ये शर्ट अच्छी लगती है, मैंने आज ये पहन ली, ये मेरे अच्छा लगने तक सीमित है। ये मेरे सम्मान का आधार नहीं हो सकता है, ये मेरी पहचान का आधार नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आपके अच्छा लगने की सीमा में आप कोई कपड़ा या आप कोई गाड़ी रखते हैं, ये एक बात है, लेकिन उसके पीछे हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, दूसरों को छोटा सिद्ध करना चाहते हैं, उस आधार पे अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं। ये हमारा मानसिक दिवालियापन है। तो इसका मतलब है, तीसरा एक शब्द और लिख देता हूं कि कोई चीज़ हमको अच्छा लगती है इसलिए करते हैं। तो अच्छा लगना की सीमा में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये चलेगा। प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल की तरह से पहचाना जाए, अहंकार को अहंकार की तरह से पहचाना जाए और सम्मान को सम्मान की तरह से पहचाना जाए। कैसा रहेगा? है? हाँ, इनमें डिफरेंस पहचाना जाए। तो मैं पिता हूं, ये पद है, उस पद के नाते बताया गया है कि बेटा पापा के पिता के सामने ऐसे प्रस्तुत होना है। अभी भी ये प्रोटोकॉल ही है। सम्मान एक अलग बात है। तो पिता का सम्मान पिता के पद से नहीं होगा, पिता का सम्मान उसके आचरण से होगा। तो अभी घर में भी हम एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल से कर रहे हैं कि आचरण से कर रहे हैं। और किसी एक लेवल के बाद यदि आचरण विपरीत चला जाता है तो प्रोटोकॉल भी टूट जाता है। किसी एक लेवल के आचरण बाहर चला जाएगा तो प्रोटोकॉल भी टूट जाएगा, हम प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं करेंगे। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, कल जिस टाइप से मैम ने बोला, मतलब एग्जांपल दे रहे थे अपने बच्चे का कि उसको अच्छा कैसे लग रहा था। जैसे कि एक बच्चा बोल रहा था कि उसको गेम अच्छा लग रहा था, ठीक है, लेकिन जब भी उसमें फिर डिफ़िकल्टी बढ़ गई, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया, बाद में वो बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब अच्छा लगना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत इसका मतलब है कि अच्छा लगना मानव लक्ष्य के अर्थ में हो। मानव लक्ष्य से बाहर जाएगा तो ये आपको परेशान करेगा। अच्छा लगना मानव लक्ष्य के विपरीत नहीं जा सकता है। अब मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे ड्राइंग रूम में एक शेर की खाल में भूसा भर के रखूंगा, और कोई दिन मेरे को आप भी पसंद आ जाते हो। ये तो ये अच्छा लगना जब तक मानव लक्ष्य की सीमा में है, ये मानव लक्ष्य को डिस्टर्ब नहीं करता है, वहां तक चलेगा। यदि ये मानव लक्ष्य के अर्थ में नहीं है तो अच्छा लगना कल अच्छा नहीं लगेगा, और ये अच्छा लगना लंबा नहीं लगेगा, और ये फाइनली ये अच्छा लगना एक दिन बुरा लगेगा। उस सीमा में जाएगा। माइक।
इसी में बस मैं ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, जब कभी भी हम अच्छा लगना बोलते हैं ना, तो हम उससे जो मिल रहा होता है ना, जो एक्सपेक्टेशन करते होते हैं, वो हम देख रहे होते हैं। और उसी में जब हम जो नेगेटिव होता है ना, जो हमें हार्म करता है, वो देखते ही नहीं होते हैं। तब हमें और जब वो हमें दिक्कत करने लग जाता है ना, तो हम बाद में बोलते हैं कि वो हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो इसलिए मानव लक्ष्य को पहले पहचाना जाए। मानव लक्ष्य के अर्थ में भाई एग्जिस्टेंस में सारे कलर हैं, तो कोई कलर विशेष आपको पसंद है आप पहन लो, कोई गाड़ी विशेष का साइज, कोई शेप आपको पसंद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक मानव लक्ष्य, तो इसका मतलब है कि मूल चीज़ पहले तय होगी, उसकी रोशनी में फिर बाकी सारी चीज़ें तय होंगी। तो मूल चीज़ को पहचान लिया जाए, फिर उसकी रोशनी में बाकी सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। हाँ, और इसी में एक ऑब्जर्वेशन था कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना, उनको अच्छा लगना जो होता है वो दूसरों से देखते हैं। हाँ, कि कोई खुश हो रहा है, मतलब वो चीज़ अच्छी हाँ, होगी। पहले ही पता चल जाता, ना बर्गर टेस्ट किया होता है ना पिज्ज़ा टेस्ट किया होता है, पहले ही लगने लग जाता है कि अब जैसे हम लोग को मोमोज वोमोज अभी तक भी समझ में नहीं आता है, हमको लग रहा है क्या ये स्वादहीन चीज़ खा रहे हैं, हमारा वो टेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ है। वो एक बार किसी के साथ होटल में गए थे, तो वहाँ पिज़्ज़ा आ गया। अब उसमें से वाइट ऐसा ऐसा हो रहा था, है ना, वो खाया तो भी कैसा स्वाद आया, तो उसके बाद दोबारा कभी खा ही नहीं पाए। तो हमारा, चूंकि हमारे बचपन में हमको वो सब टेस्ट डेवलप हुआ ही नहीं, तो हमको आज भी उसमें कोई टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। तो आज ही सुबह मैं सोच रहा था कि जैसे इतने सारे चुटकुले हम सुनाते हैं एक दूसरे को, इसका मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं? तो मूल में आदमी को किसी खुशी की तलाश है। तो उस खुशी की तलाश जब रेगुलर जिंदगी से नहीं मिलती है, तो फिर हमको चुटकुले बनाने पड़ते हैं। हमारी रेगुलर जिंदगी में, हमारे भाव और विचार में जो खुशी का अभाव है, जो सुख का अभाव है, जो नेगेटिविटी है, उससे अपने आप को रिलीज करने के लिए फिर चाहे मेरे को गाने सुनने पड़ें कि चाहे मेरे को चुटकुले सुनने पड़ें, क्योंकि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मेरी 24/7 की ज़िंदगी में आराम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो बात अभी ये बोल रहे थे, इसका मतलब है कि जब तक माँ बाप की मानव लक्ष्य के अर्थ में क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम घर के बड़े लोग किसी सही आचरण के साथ नहीं हैं, किसी श्रेष्ठ आचरण के साथ नहीं हैं, तो वो बच्चा तो बचपन से ही ऐसी तमाम चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा, सही मान के कि यही जीवन शैली है और यही जीने का तरीका है। तो इसका मतलब है, तो किसी परिवार में यदि बच्चों के लिए सबसे बड़ी कोई गिफ्ट है, तो किसी श्रेष्ठ आचरण के साथ जीते हुए घर के बड़े लोग हैं। किसी भी परिवार में बच्चों के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट ये है, रोटी कपड़ा मकान थोड़ा सा कम रहेगा, चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन किसी एक बच्चे के लिए सही अर्थों में देखोगे तो बड़ी गिफ्ट ये है कि उस परिवार के लोग किसी श्रेष्ठ आचरण के साथ में जीते हैं। उनके आचरण को देख के, उनकी जीवन शैली को देख के, उनके लाइफस्टाइल को देख के वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि वो तो जैसा जिएंगे उसको सही मान के ही अडॉप्ट करता है। तो इस रूप में देखेंगे तो हमारा खोखलापन, हमारा खालीपन को बच्चा देख के कभी जीवन शैली के रूप में स्वीकार भी लेता है और कभी नकार भी देता है, क्योंकि उसकी भी अपनी एक जर्नी है। चलिए, तो इस पूरी बात में क्या निकल के आया? तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो सामान से सम्मान की तलाश में हैं? कितने प्रतिशत लोग? ठीक, तो ऊपर वाला माला खाली। तो इस सारे को एक साथ कहा जाए तो इसको एक शब्द में सुविधा भी बोल सकते हैं। और सुविधा का मतलब उसमें क्षणिक सुख होता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मानव को देखेंगे तो एक सुख की, निरंतर सुख की तलाश है, एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड हो जाए, उसका भाव और विचार सुखदायी हो जाए, ऐसी तलाश उसको है ही। अभी सुबह से शाम तक गांव, शहर, दिल्ली, लंदन, अमेरिका, मैक्सिमम लोग सुबह से शाम तक क्या चीज़ पाने के लिए प्रयास करते हैं? मैक्सिमम लोग सुविधा पाने के लिए प्रयास करते हैं। बस पैकेज बड़ा लग गया तो वो सबसे बड़ी खुशी है। तो सुविधा के लिए जो कुछ प्रयास हमने किया उसमें हम सफल भी हुए हैं, लेकिन ये स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड का क्या होगा? ये भाव और विचार में खुशी बनी रहे, मेरा भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी हो, इसके लिए क्या सोच रहे हैं? इसके लिए क्या करते हैं?
इसके लिए क्या सोच रहे, कैसे होगा ये, क्या सोच के जी रहे हम सभी, क्या सोच के जी रहे कि सुविधा होने से सुख हो जाएगा? कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग? ठीक, तो लगभग लगभग बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि गाड़ी अच्छी हो जाए, मकान अच्छा हो जाए, साल में एक फॉरेन ट्रिप हो जाए, है ना, और खाने पीने को बढ़िया मिल जाए, तो यही जीवन, यही स्वर्ग है। तो ये सुविधा है, सुख नहीं है, लेकिन बड़ा वर्ग है जो सुविधा से सुख मान के जीता है। सुख की हम निरंतरता चाहते हैं, इसलिए सुविधा की निरंतरता हो जाए। और सुविधा की निरंतरता का मतलब है फिर एक से काम नहीं चलेगा, है ना। पहले तो एक ही गर्लफ्रेंड होती थी, अब एक होना गरीबी का सूचक है। हाँ जी सर, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि शिविर से पहले तो ये पता भी नहीं था कि कोई भाव की आवश्यकता है भी, वो क्लियर ही नहीं था। क्लियर ही तो नहीं। अब जाके समझ में आ रहा है कि सुख की निरंतर सुख की आवश्यकता है और उसके लिए हम इंद्रियों सुख का भोग कर रहे थे, बट अब वो क्लैरिटी बन रही है। ये जो बात इन्होंने बोली, ये कितने बड़े पढ़े लिखे वर्ग में ये क्लैरिटी कितने वर्ग में होगी कि ये भाव की एक अलग आवश्यकता है, इसको पूरा करने का तरीका ही अलग है। कितना प्रतिशत वर्ग है संसार में जो सामान से सम्मान की तलाश में है और सुविधा से सुख की तलाश में है? ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया, अमेरिका, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड सब एक ही लाइन में लगे हैं। तो सारे विश्व की एजुकेशन सब धुल जाता है इस पॉइंट पे आके। तो इससे ये समझ में आता है कि सारे धर्म और अध्यात्म के बावजूद हमको मानव की समझ नहीं बनी। एक बार हम ईश्वर की तलाश में चले गए, जहाँ संसार छूट गया, एक तरफ शरीर को भोगने की तरफ गए हैं, तीसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। मानव में भाव की आवश्यकता है, विश्वास की निरंतरता, सम्मान की निरंतरता, असुरक्षा से मुक्ति, भय से मुक्ति, अभाव से मुक्ति। ये मानव का स्टेट ऑफ माइंड है, ये मानव की मनःस्थिति है। ये मनःस्थिति किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से पूरा नहीं होती है। कौन सी पॉलिसी लेने से आदमी के भीतर की इनसिक्योरिटी हमेशा के लिए चली जाएगी, कितना पैसा होने से आदमी असुरक्षा के भाव से मुक्त हो जाएगा, है ना, इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि हमारी दुनिया कैसे उजड़ी है, गैप कहाँ पे है। बोलिए कैसा लग रहा है? कोई असहमति हो, कोई गैप हो तो बताइए। भैया मैं चित्तौड़ में रहता हूँ और वहीं पर हमारे एक काका ससुर की लड़की का भी ब्याह हुआ है। तो हमारा मकान बनने के बाद 2 साल तक हमारे दिमाग में ये था ही नहीं कि मकान किसी को दिखाने के लिए भी बनाया जाता है। तो कोरोना काल था तो हमने नांगल नहीं किया। तो अभी रिसेंटली जब मैं ससुराल गई नंदिनी, तो उसको पता लगा कि वो काका ससुर का पूरा परिवार खाली इस बात से नाराज़ है कि उसकी जो एक बहन उसी के शहर में रहती है, उसको अभी तक तुमने मकान तक नहीं दिखाया। तो नहीं, उसमें पॉजिटिव पार्ट यदि देखा जाए तो ऐसा है कि जब आप एक नया मकान बनाते हैं जी, तो उसका उद्घाटन का कुछ कार्यक्रम रखते हैं। उसके पीछे पॉजिटिव पार्ट ये है कि उस बहाने लोगों को आपके घर का एड्रेस पता चल जाता है और आपने सबको बुला के दिखा दिया, अभी देखो हम यहाँ रहते हैं। उसका पॉजिटिव पार्ट ये है। उसका नेगेटिव ये है कि तुम आओ और देख के यहीं आके देख के बेहोश हो जाना, आप वापस लौट ही नहीं पाओगे। और कोई थोड़ा और संवेदनशील होगा तो एम्बुलेंस साथ में बुला के रखेगा। एक दूसरा तो शेयरिंग वो प्रॉब्लम है। जी, दूसरी शेयरिंग ये थी कि मेरी जब शादी हुई तो ननिया, मैं सोनी हूँ और सुनारों में बहुत जेवर एवर पहनने का चलन है। तो मेरे ननियाल में सब बहुत समृद्धि है। तो समृद्धि उस सेंस में कि खूब अमीरी है। तो मिसेज को मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में खाली इसने नहीं ले जा पाया कि इसको लगता था कि वहाँ सब बस सोना वोना लटका रहता है,
मेरे पास इतना सोना है नहीं, मेरे को वहाँ पर उस समय हीनता का भाव महसूस होता है, तो मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। तो बहुत बढ़िया। मैं उसको थोड़ा थोड़ा अब कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। थैंक यू। थोड़ा थोड़ा नहीं, आप थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं, संसार एकदम फुल्ली कनेक्टेड रहता है। बहुत मुश्किल है भाई। हाँ बेटा, कुछ कहना चाहती है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। हाँ, कुछ नहीं कहना है। तो इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? बोलो भाई, बोलो भाई, इधर वालों है। इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? बोलो, नागपुर से ही कुछ बोलो। कैसा लग रहा है? माइक दो, माइक दो आगे। हेलो, आप क्या बिजनेस करते हो? माइक ऑन नहीं। हेलो, मैं इंडस्ट्रियल लाइटिंग बिजनेस में हूँ। अच्छा, इंडस्ट्रीज के लिए क्या लाइट बनाते? जी हाँ। जी बताइए, कैसा लग रहा है? कुछ कमी है तो बताइए। कमी तो नहीं सर, समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि भौतिक जो है सुविधा और निरंतर सुख पाने का जो इसका डिफरेंशिएशन अभी काफ़ी क्लियर होते जा रहा है डे बाय डे जैसे। और हो सकता है आगे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंटेशन, कई बार तो आप जैसा बोलते रहते हैं, मैं अपने बैक प्रोसेस में चले जाता हूँ कि मैं इसको अपनी लाइफ में आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करने वाला हूँ। अभी इम्प्लीमेंट करने की मत सोचिए, क्योंकि अभी कंटेंट ही पूरा नहीं आया है। उसके पहले इम्प्लीमेंटेशन का सोचेंगे, वो गैप दिखाई देंगे, बात पूरी नहीं होगी। जी नहीं, कभी आप जैसा कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ना, हाँ, उस टाइम में ये होता है। होता है। ठीक है, अच्छा है। तो ये एक बड़ा गैप है जिसको पहचानने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। हाँ जी बोलिए। भैया जैसे आपने कहा ना, अभी बताया कि सुविधा से सम्मान नहीं मिलता, तो ये मेरी फैमिली में मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक टाइम था जब पापा अच्छे से कमाते नहीं थे, या उनकी जॉब इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त, तो हमारे पास घर भी नहीं था, या ऐसे कह सकते हैं डिपेंडेंट रहते थे दूसरों पे, पेरेंट्स। तो अब पापा की सैलरी अच्छी हो गई है और हमारा थोड़ा घर भी अच्छा हो गया, गांव में घर बन गया और सारी सुविधाएं भी आ गई है, फिर भी लोग कुछ ना कुछ हमारे बारे में बोल देते हैं। तो पापा हमेशा कहते हैं कि अब ठीक है, हमारे पास सामान आ गया है, अब हमारे लोग अच्छा सोच रहे हैं हमारे बारे में, हमारी फैमिली को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फिर भी जब मैं फैमिलीज़ में जाती हूँ या अपनी मम्मी की बातें सुनती हूँ, तो लगता है कि कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ गलत बोल ही रहा है। मतलब वो कह सकते ऊपर ऊपर का जो सम्मान होता है वो मिल रहा है, टेंशन मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा। तो एक ये चीज़ दिखी मुझे। धन्यवाद। देखो, मेरे को लगता है कि ये जो बात आप बोल रहे हो ना, ये थोड़ा सा समझने लायक है कि अभी यदि देखें, जिसको हम सम्मान बोल रहे हैं उसको इतना ही बोल रहे हैं कि या तो पद कमाओ या पैसा कमाओ या विशेषज्ञता पाओ, और फाइनली विशेषज्ञता से पैसा आता है। मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, वो फाइनली पैसे में कन्वर्ट होता है। तो अब मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एंडलेस है, और इधर भी एंडलेस है। ए बी ए से बड़ा है पद के मामले में, पैसे के मामले में, तो ए के सामने बी अपने आप को, बी के सामने ए अपने आप को कैसा महसूस करेगा? छोटा महसूस करेगा। और छोटा महसूस करना इसको अच्छा नहीं लगता है, तो ये 10 साल मेहनत करता है और ये बी हो जाता है। तब तक बी सी हो चुका है, या बी सी ना हो तब फिर बी, अब तक ए बी से कंपैरिजन करता है, अब बी सी से कंपैरिजन करने लगा है। अब अपने आप को बड़ा महसूस करेगा कि छोटा महसूस करेगा? छोटा महसूस करेगा। फिर 10 साल बाद ये डी हो जाता है। अब ये किससे कंपेयर करेगा? तो हमेशा ये छोटा ही रहेगा कि बड़ा होगा? तो हमेशा ये छोटा ही रहेगा, ये कभी बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी चेन में हम कितने भी बड़े हो जाएं, अंततः हम अपना कंपैरिजन किसी अपने आगे वाले से किए ही रहते हैं, उसकी तुलना में हम छोटे बने ही रहेंगे। और आगे वाला जो है, ये जो ए जो बी नहीं बन पाया, हमारे
हम लोग रायपुर में पिछले 25 साल से रह रहे हैं, तो जिनके मकान में हम रहते थे वो अपने बिजनेस में एमपी का सबसे बड़ा जो सेल टैक्स वगैरह होता है, एक्साइज टैक्स वगैरह होता है, सबसे बड़े टैक्स पेयर थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब हमारे पास पैसे कम थे तो हमारे यहाँ टीवी होता था और तब भी हमारे यहाँ सब कोई मिलके देखने आते थे, तो उसी घर में हम बहुत खुशी से रहते थे। फिर हमारे पास पैसे आए, हमने बड़ा घर बनाया। बड़ा घर बनाते ही बहुत सारे लोग हमसे छूट गए और जिस बड़े घर के पास जो कॉलोनी थी वहाँ गए तो वहाँ हमारे रिलेशन ऐसे नहीं बने। तो ऐसे करके जब तीसरा घर बदला तो बाकी भी छूट गए। अब हम ही रहते हैं हमारे घर में, अब किसी का बहुत आना जाना, जो पुराने मित्र थे जिनके साथ हम खुशी मनाते थे। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपके पास पैसा आता है और जिस तरह का हमारा रहन सहन हो जाता है, आप नहीं भी कुछ कहते हो, आपके मन में कोई भाव नहीं बदला है, लेकिन जिनके पास उसकी कमी रहती है वो आपके सामने अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं और इसलिए कुछ लोग आपसे कट जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी इस पूरी आगे बढ़ने की यात्रा में हम अकेले हो जा रहे हैं, ये भी एक घटना हमको दिखाई देती है। तो आगे बढ़ने का क्या मतलब है? आगे बढ़ने का ये तो एक मतलब साफ सुथरा है कि हमारा मकान ठीक हो, गाड़ी भी ठीक हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सही अर्थों में मैं अपना गाड़ी और मकान अपने साधन के रूप में इस्तेमाल करता हूँ, फिर मेरा जो कनेक्शन है, वो जो उपयोगिता वाला कनेक्शन है, वो अलग तरीके से बैठता है। अभी उपयोगिता वाला कोई कनेक्शन नहीं बैठता है, केवल हम अपने आप को जो रूप बल धन पद से आंकने की बात है, तो जो हम इधर बात कर रहे हैं उसका इतना ही मतलब चला कि अब बताइए, इतने 1000 सालों की यात्रा के बाद कितने लोगों को सुख समझ में आया और इतने 1000 साल की यात्रा के बाद कितने लोगों को सही अर्थों में सम्मान समझ में आया। कितने प्रतिशत लोग सामान से सम्मान की तलाश में, सुविधा से सुख की तलाश में हैं? ठीक। तो इतने 1000 साल की यात्रा के बाद सारा आत्मा परमात्मा सुनने सुनाने के बावजूद और सारा कथा पुराण करने के बावजूद कितने लोगों को सम्मान समझ में आया? कितने लोगों को सुख समझ में आया? हम तो वही गा रहे, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। उसमें से कोई सुख नहीं है। हम शरीर के सुख को सुख मान रहे। इसका मतलब है कि इतनी यात्रा के बाद ना तो हमको सुख समझ में आया, ना हमको सम्मान समझ में आया। हम सम्मान को अहंकार मान रहे हैं। पद मिलने से सम्मान मिलता है, हम प्रोटोकॉल को सम्मान मान रहे हैं। प्रोटोकॉल सम्मान नहीं है, अहंकार सम्मान नहीं है। कितने प्रतिशत लोग? तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको IAS हो गए तो हमको सम्मान समझ में आया, 10 PhD कर लिए सम्मान समझ में आया। देख लीजिए, मानसिक भाव और विचार की जो स्थिति है, भाव और विचार की जो क्वालिटी है, वहाँ पे कैसी बैंकरप्सी है, क्या स्थिति है और कितने प्रतिशत लोगों की है और पूरे विश्व में कैसी है। कैसा लगता है? कैसा लगता है? हैं? कैसा लगता है? हाँ जी। देखिए, हम ऐसे भी बहुत सारे अखबारों में हम केस पढ़ते हैं, 40 साल तक बहुत अच्छा कैरियर, चाहे वो चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है, चाहे बहुत अच्छा कैरियर चलता रहा, लेकिन एक ही दिन अखबार में खबर आती है, वो सारे 40 साल की झट एकदम ब्लास्ट हो जाता है। एक आचरण जो है करप्शन का, या आपने देखा होगा बड़ी बड़ी हस्तियों के को फैसला लगाता मी टू। तो मैं समझता हूँ कि ये परमानेंट नहीं है। 40 साल की कमाया हुआ आपका ये जो जिसको हम सम्मान समझते हैं, उसकी धज्जिया 1 सेकंड में उड़ जाती है आचरण की वजह से। मैं समझता हूँ कि जानते सभी है कि सम्मान आचरण का होता है,
लेकिन हम अभी चूंकि उसकी कोई क्लैरिटी हमारी नहीं है। तो बेसिकली जिसको, हाँ कुछ कहना चाह रहे हो भैया, जिनका हम सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं ना, सम्मान, पूजा नहीं, सम्मान, जैसे साईं बाबा जैसे लोग, उनके अपने बंगले गाड़ियाँ नहीं होते थे। सिंपल सी हाँ बात। हाँ हाँ हाँ, कम से कम भारत में तो परंपरा रही है कि है ना, प्रधानमंत्री भी किसी फक्कड़ के यहाँ जाके सर झुकाता था। तो कम से कम ज्ञान को, आचरण को, इस देश के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने किसी श्रेष्ठ जगह में रखा है। हाँ, वो अब तक विशेष लोगों की बात है, वो घर घर में आ जाए, अब तक वो विशेषता का मॉडल है। तो अभी तक वो विशेषता का मॉडल भी ऐसा है कि वो तो अपने में फक्कड़ रहता था, पर उसको पहचानते कब थे? जब प्रधानमंत्री जाके पैर छू लेता था, तो पहचानते हम प्रधानमंत्री को ही हैं। समाज में देखेंगे, या तो भीड़ इतनी बड़ी लग जाए आदमी के पास, एक सामान्य आदमी ऐसा जीता है तो उसको हम नहीं पहचानते हैं। चलिए, घंटे बजा रहे हैं ये लोग। मेरा एक डाउट है। हाँ जी। जैसा कि हमने अभी बात की कि हर इंसान सुख चाहता है, हाँ, बट उसकी बेसिक नीड होती है, अगर वो सही उपयोगिता में है तो जैसे मान लो एक गाड़ी खरीद लिया, हम लाइफ में भौतिक सुविधाएं अपना लेते हैं और उसके पीछे क्लियरिटी होती है कि हमने ये क्यों खरीदा है, ठीक है, अमीर बनते हैं, हम परिवार वालों का भी सुख चाहते हैं, लेकिन ऐसे में जो परिवार के ही लोग हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं और धीरे धीरे हमसे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। तो ऐसे में क्या उनसे हमें प्रभावित नहीं होना, क्योंकि वो हमारे अपने हैं? पूरा परिवार साथ में शिविर करे, फिलहाल सर सब ये कोई भी पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल नहीं है तो दुख पाओ, सर दुख तो नहीं पाना, नहीं पाना तो शिविर मिला, और नहीं, दोनों नहीं हो सकते तो चाय पियो। सर चाय तो पी लेंगे, बट इसका सर एक बहुत मतलब ये इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है। कल स्कूल एजुकेशन ऐसी हो जाएगी, सभी बच्चे स्कूल में जाएंगे तो समझदारी पा जाएंगे, फिर वो तरीका अलग होगा। फिलहाल अभी वही परिवार चल पाएंगे जिनमें या तो एक व्यक्ति की समझ इतनी बड़ी हो जाए कि वो सबको साथ लेके वो लेके चल पाए जी, या कम से कम ये संभव है कि वो शिविर में आ जाए। तो यहाँ बैठ के जिस तरह की बातचीत होती है और सबके साथ हो जाती है, तो सब में आपस में बातचीत करने के लिए एक कॉमन जगह बन जाती है। जी, धन्यवाद।